इंजीनियर बाय क्वालिफिकेशन एंड एक्टर बाय प्रोफेशन, पितोबाश। नमस्कार। वही मैं जब 12 साल का था, जैसे कि आपने कहा, मुझे बालश्री अवार्ड मिला। रेट करें तो भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री, देन बालश्री। वाह क्या बात है। FTI की जर्नी फिर कैसी रही और आपका? फेट ही है। FTI में लोग 8-8, 9-9 बार देते हैं। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, जयदीप अलावर, विजय वर्मा, सनी हिंदुजा, राजकुमार राव, जतिन गोस्वामी, ये सौरभ शर्मा, और ये सारे लोग एक साथ पढ़े हुए हैं। तो ग्रुप का जो नाम था, वो व्हाट्सएप ग्रुप का तो नाम रख दिया था मजबूत एक्टर्स एसोसिएशन। तो वो नाम अभी भी आज तक वही है ग्रुप का। और उसमें फोटो लगी है इरफान साहब की। एब्सोल्युटली। FTI का जो सबसे बड़ा सीख ये है, वहाँ एक्टिंग नहीं सिखा रहे थे। वहाँ एक्टिंग करना कैसे नहीं है, वही 3 साल सीख रहे थे। क्या नहीं करना है? नहीं, एक्टिंग नहीं करना कैसे है। अच्छा, नहीं करना। हॉलीवुड के सफर की बात करें, वो जो फिल्म थी, वो डिज्नी की फिल्म थी, मेरी डेब्यू जो थी वहाँ, $1 million। या आई ऑडिशनड अराउंड लाइक 6-7 राउंड्स। एक्टर्स को रेजिडुअल मिलता है, मतलब रॉयल्टी आप समझ लो, फॉर लाइफ। मतलब कभी भी उस फिल्म हो, सीरीज हो, कुछ भी आपने जो काम किया है, उससे 20 साल के बाद भी अगर प्रोडक्शन कुछ कमा रहा है, उसका कुछ आपको भी मिल रहा है। हमारे देश में तो हम बॉन्डेड लेबर टाइप काम करते हैं ना एक्टर्स। नहीं तो आप अगर बहुत बड़े स्टार है तो आप बोलेंगे 90% मेरा ही सब है। मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस चल रहा है यहाँ। फ्राइडे आपका एजेंट ने आपका नंबर के साथ कंप्लेंट डाला यूनियन में कि भाई ये वीक का ये चेक नहीं आया, ये वार्नर ब्रदर की फिल्म है, मेरा ये एक्टर ये फिल्म कर रहा है। ऑल द यूनियन मेंबर को ईमेल में आता है, डू नॉट वर्क नोटिस फॉर वार्नर। सो वार्नर का मान लो 15 फिल्म में शूट हो रहा है और अलग अलग देश में शूट हो रहा है। चाहे उस फिल्म में टॉम क्रूज भी कास्ट है, तो मंडे टॉम क्रूज नहीं काम कर सकता। हिंदी सिनेमा या वेस्टर्न सिनेमा, क्या ज्यादा चैलेंज? कभी कभी शो पर ऐसे गेस्ट आ जाते हैं जिनके लिए एक इंट्रोडक्शन सोच पाना बड़ा मुश्किल होता है। आप पशुपेश में पड़ जाते हो, दुविधा में पड़ जाते हो कि इनको किस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाए। इनको प्रोडिजी के तौर पर इंट्रोड्यूस किया जाए, इनको छोटा पैकेट बड़ा धमाका की तरह इंट्रोड्यूस किया जाए, इनको छोटी बिजली कह के इंट्रोड्यूस किया जाए। एक ऐसे शख्स जिनको बहुत कम उम्र में हिंदुस्तान का वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स मिल चुका हो, जो हिंदुस्तान के सबसे काबिल एक्टर्स में से एक हैं, जो हिंदुस्तान के सबसे काबिल एक्टर्स का ग्रुप है उसके सरगनाओं में से एक है। जी हाँ, मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर रहा हूँ जिसका नाम है मजबूत एक्टर्स एसोसिएशन। ये सब क्या है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। पर आज हम बातचीत कर रहे हैं और आज हमारा सौभाग्य है कि हमसे संवाद कर रहे हैं कमाल के एक्टर्स, इंजीनियर बाय क्वालिफिकेशन एंड एक्टर बाय प्रोफेशन, पितोबाश। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज तो मेरे पास बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, मैं सोच रहा हूँ क्या क्या करूँ, एक एक करके निकालूँ कि ऐसा सौभाग्य कहाँ होता है कि जिसका आप इंटरव्यू करने जा रहे हैं उसी के सीनियर से आपकी मुलाकात हो जाए फ्लाइट में। मतलब अब क्या बोले, किन से मुलाकात हो गई बताइए। एक विभू पुरी नाम के एड फिल्म मेकर और डायरेक्टर हैं। हाँ, फिल्म मेकर भी हैं, डायरेक्टर और तो कमाल। पहली फिल्म आई थिंक हवाईजादे एज अ डायरेक्टर। जी हाँ, और अभी गुस्ताख इश्क आने वाली है, नसीर साहब हैं, विजय वर्मा है। हाँ, मेरे विजय मेरे बैचमेट ही है। हाँ, उस पर भी हम पहुंचेंगे, लेकिन जर्नी से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये सब इत्तेफाक जो हम लोगों ने आज देखे वो सब बाद में बात करेंगे। पहले तो जर्नी की, उड़ीसा के छोटे से गांव से निकल के, भुवनेश्वर से निकल कर, FTI से निकल कर बम्बई, और बम्बई में भी आकर छोटा मोटा, और फिर इंटरनेशनली इतना कमाल का काम कर रहे हैं आप। शुरुआत कैसे हुई और ये क्या एक्सीडेंटल था या था शुरू से स्पार्क हो? नहीं, मुझे मतलब बचपन से ये स्कूल से, छोटे से उम्र से पसंद है। स्कूल के मतलब उस छोटे जब रहते हो, फैंसी ड्रेस कंपटीशन होती है ना, तो वहाँ से शुरू करके स्कूल के नाटक, म्यूज़िक में, मतलब फोक सॉन्ग, फोक डांस, वो सारी चीज़ों में मैं मतलब पार्ट लेता था और बचपन से ही पसंद था। तो ये बात कर रहे होंगे आप मोस्टली 90s, लेट 90s? हाँ, है ना? हाँ।
उस समय इतनी अवेयरनेस थी नहीं परफॉर्मिंग आर्ट्स को लेकर, नहीं थी नहीं। तो कैसा रिस्पांस कैसा था? देखिए वैसे मैं उड़ीसा से हूँ, जी, तो उड़ीसा, बंगाल, असम, ये पूरा बेल्ट आप देखेंगे ना, वहाँ पे कल्चरली भी मतलब सोसाइटी वाइज कल्चरली थोड़े से अवेयर होते हैं। जनरली आपको घरों में बच्चों को गाना सीखते हुए म्यूजिक में, डांस में, वो सारी चीज़ों में आपको दिखेगा। तो अगर कोई बच्चे में उस चीज है तो एनकरेज करते हैं, मतलब अच्छा। सीखो। अच्छा। या स्कूल में कुछ हो रहा है तो हर पेरेंट्स चाहेगा कि अपना बच्चा भी पार्टिसिपेट उसमें करे, परफॉर्म करे। एंड आई वाज वेरी गुड इन माय चाइल्डहुड। और स्लोली मुझे याद है, मैं स्कूल में जब पढ़ता था तब से मुझे ऐसा था कि अभिनय पसंद था मुझे, क्योंकि मैं गाना भी गाता था, मतलब फोक डांस करता था, नाटक में भाग लेता था, फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जीतता था। मैंने बोला ये सारी चीज़ करने को मिलेगा अगर मैं अभिनेता बनूं। तो अब अभिनेता बनूं, अगर ऐसा बनूं अभिनेता कि पूरे देश में फेमस होना चाहिए, तो वो उसके लिए तो फिर मुंबई जाना पड़ेगा और फिल्मों में अभिनेता बनना पड़ेगा। तो ये मेरे को स्कूल से क्लैरिटी थी कि मुझे ये करना है। तो फिर धीरे धीरे मतलब नो, वन थिंग लेड टू अनदर। हाँ, वन थिंग लेड टू अनदर। तो इंजीनियरिंग आफ्टर थॉट नहीं था आपके लिए? मतलब ऐसा नहीं कि नहीं, मतलब देखिए हम सब मिडिल क्लास से आए हैं। जी। तो जब आप स्कूल में थोड़ा बहुत मतलब वही, मैं जब 12 साल का था, जैसे कि आपने कहा, मुझे बालश्री अवार्ड मिला। बालश्री, उसके बारे में भी एक बार थोड़ा सा बता दिए कि बालश्री अवार्ड है क्या? बालश्री एक 16 साल के नीचे बच्चों को भारत सरकार की तरफ से ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सिविलियन अवार्ड है। सिविलियन अवार्ड है। और मतलब ये अगर रेट करें तो भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री, देन बालश्री। वाह, क्या बात, क्या बात। ये बच्चों के लिए है बेसिकली। फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन, मतलब arts. वो नहीं, वो वैसा है कि वो 4 फील्ड को कवर होता है: साइंस, राइटिंग, परफॉर्मिंग आर्ट एंड क्रिएटिव आर्ट। तो ये चारों फील्ड में से 16 साल के नीचे 10 बच्चों को ऑल इंडिया से भारत सरकार चूज करती है, चुनती है, जिनमें उनको लगता है कि इनमें गुंजाइश है कि अगर इन ये अच्छी तरह से ग्रूम हो तो सृजनात्मक जो क्रिएटिवनेस है इनमें है कि ये आगे फ्यूचर में इस फील्ड में अच्छा काम कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा। तो वो मेरे को और थोड़ा क्लैरिटी दिया कि नहीं, मेरे में तो कुछ तो है, तो मैं बन सकता हूँ अगर मेहनत करूँ तो। बट वही है, मिडिल क्लास घर पे होते हो तो आपके पेरेंट्स को वो सब चीज़ें हैं कि डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो, कि कोई इनसिक्योरिटी रहती है कि आप बड़ा होते हो तो मतलब खाने पीने के लिए कमा लोगे क्या। वैसा वाला सिस्टम रहता है ना। जैसे जाकिर खान कहते हैं ना कि आपके माँ बाप आपको दुश्मन नहीं है, आपको गरीब नहीं देखना चाहते। एब्सोल्युटली। एंड दे एक्चुअली फील फॉर यू, बिकॉज आप बड़े होके दर बदर भटको नहीं, इसलिए। अनफॉर्चुनेटली आई वॉज गुड इन स्टडी, मैं पढ़ाई में अच्छा था, तो साथ साथ इसलिए भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी था कि हाँ ठीक है, पढ़ाई अच्छा कर रहा है, मतलब परसेंटेज तो उसके बाद जो भी कर रहा है करो, कोई दिक्कत नहीं, वो तो बोनस है। तो हाँ, फिर वही ऐसे होते होते 12th हो गया। फिर जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में हम बैठ गए, और इंजीनियरिंग में जब काउंसलिंग होती है ना, सीट जेई के बाद, तो उसमें मैं कलकत्ता वाला वो सीट सिलेक्शन करने का कारण भी यही था कि चलो भुवनेश्वर से थोड़ा सा और बड़ा सिटी है। तो इंजीनियरिंग के साथ साथ मैं आफ्टर ग्रेजुएशन जो कुछ करना चाहता हूँ, मेरा प्लान था कि मैं तब तक रिसर्च कर लिया था कि पुणे में एक फिल्म स्कूल है और FTII, और दूसरा है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में। इन दोनों में से किसी एक में जाना पड़ेगा, क्योंकि हम एक तो हमारी बैकग्राउंड है नहीं कुछ, तो हमको कौन लेगा, तो कुछ तो लेके जाना पड़ेगा, सीख के जाना पड़ेगा, और बेस्ट जगह से सीख के जाना पड़ेगा। तो वही था कि इसका प्रिपरेशन, एंट्रेंस अगर दूंगा, सिलेक्शन होना चाहिए, तो वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा इससे बड़ा सिटी कलकत्ता। तो मैं ब्रांच कौन सा है देख के चूज नहीं किया था काउंसलिंग में,
अच्छा, ये कलकत्ता वाला सीट है, ये वाली इंजीनियरिंग पढ़नी है। तो कौन सी ब्रांच करी आपने? आई डिड माई बीटेक इन लेदर टेक्नोलॉजी। ओके ओके, ये कौन सी यूनिवर्सिटी हुई कलकत्ता में? ये कम्स अंडर वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ओके, बट लेदर टेक्नोलॉजी क्योंकि हर स्टेट में हाँ, इसका कोर्स है नहीं, बीटेक। राइट राइट। तो इस हमारी जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वहां पे पूरे ईस्ट बेल्ट के जितने स्टेट है, हर स्टेट का एक एक कोटा सीट है उसमें। तो एक आसाम का है, एक उड़ीसा का है। हाँ। तो वो एक सीट जो है, जो मैं उड़ीसा का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया उसकी काउंसिल में दिखेगा। अच्छा अच्छा, क्योंकि क्योंकि बिकॉज खाली बंगाल में है, हाँ। वो कहीं और दूसरे स्टेट में है नहीं, तो दूसरे स्टेट के लोगों को भी वो ब्रांच में पढ़ने का अपॉर्चुनिटी मिले, इसलिए गवर्नमेंट का ये स्कीम है। तो मैंने बोला अरे ये कलकत्ता में एक सीट है, ये ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ से थोड़ा आप कलकत्ता जाएंगे तो कल्चरली जो चीज़ें मैं करना चाहता हूँ मुझे थोड़ी सी और अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो भाई फिर बीटेक के लिए मैं कलकत्ता गया, और बीटेक के साथ साथ मैं वहाँ थिएटर में करना शुरू किया। सत्यजीत राय फिल्म इंस्टीट्यूट में दोस्ती वस्ती लोगों के साथ बनाई, वहाँ थोड़े फिल्में देखना चालू किया, क्योंकि उससे पहले तो हमको कुछ वही जो कमर्शियल देखे हो वही फिल्म। विभू मुझे बता रहे थे कि शुरुआत होती है ऐसी सी फिल्मों को दिखाकर उस पर डिस्कशन करके, कि डिस्कशन में आपको बैठ के लगता है कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ, कि हमने तो एक तरीके से देखा, पता चला कहानी वो है ही नहीं, कहानी कहीं और है। राइट। तो अब उसकी एंट्रेंस में बैठना है आपको, तो इसके लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन आपको चाहिए। तो मैं उसके लिए प्लेज करना चालू किया, फिर फिल्में देखने चालू की, प्रिपरेशन कर रहा था कि ये जब बीटेक खत्म होगी फाइनल ईयर में ही दे देना है दोनों एंट्रेंस एग्जामिनेशन, क्योंकि एक बार नौकरी में घुस गए फिर ना हो पाएगा भाई। और शायद आप मतलब फेट कहिए या मेरा पहली अटेम्प्ट में ही FTI में लोग 8-8-9 बार देते हैं तो फेट ही है कि बीटेक के साथ साथ मैंने फाइनल ईयर में मतलब फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम हो गया था, और तब तक इधर का सिलेक्शन हो गया। तो लिटरली वो FTI जो मैं शिफ्ट हुआ, वो मेरी जो इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल से बैग पैक करके ट्रेन पकड़ के सीधे FTI हॉस्टल। अरे दैट इज हाउ आई लैंडेड इन FTI। तो FTI की जर्नी फिर कैसी रही, और आपका जो पूरा ग्रुप है, आपका जो पूरा बैच है, कि बहुत ही शानदार बैच है, बहुत ही कमाल का काम कर रहे हैं सबके सब। चाहे जिनको नहीं पता उनको बता दूं, जयदीप अलावत, विजय वर्मा, सनी हिंदूजा, राजकुमार राव, जतिन गोस्वामी, ये गौरव शर्मा, और ये सारे लोग एक साथ पढ़े हुए हैं। तो कभी कभी जैसे होता है पूत के पाँव पालने में नजर आते हैं, ऊपर वाला भी एक साथ ही सबको स्टैक कर देता है कि सारे टैलेंटेड लोग एक ही जगह आ जाओ। देखो बाकी का तो मुझे पता नहीं, मैं तो बोलूँगा कि मेरे लिए शायद ये डेस्टिनी है। क्योंकि मैं आपको एक कमाल की चीज़ें बताता हूँ, मतलब एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ मैं बोलना चाहता क्या हूँ। ओलंपिक में 100 मीटर रेस होती है, हम देखते हैं पूरी दुनिया से सारे देश के टॉप 100 मीटर रेसर वहाँ पे कंपटीशन में खड़े हुए हैं, और बेल बजता है, एक इंसान जीतता है, राइट। कोई इंसान मान लो दिल्ली में, बॉम्बे में अच्छे घर से और स्पोर्ट्समैन का बच्चा है, पैदा हुआ है, तो वो 4-5 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले डिफरेंट फील्ड लोगों के साथ बचपन से घूम रहा है। बचपन से 20-25 साल तैयारी कर रहा है कि मैं पहले इंडिया का टॉप करूं ओलंपिक में घुसने के लिए, राइट। फिर कम्पीट करेगा जाके ओलंपिक में जीतने के लिए। मैं जहां से आया हूं ना, आप समझिए, वन ऑफ द ट्राइबल स्टेट ऑफ दिस कंट्री, हमारा वो ओलंपिक में पहुंचना नहीं, उसका क्वालिफाइंग देने के लिए ना वो ट्राइबल गांव से 25 साल का जर्नी चल रहा है। तो हमारा 100 मीटर रेस शुरू हुआ है 25 साल पहले, राइट। बिल्कुल, बहुत कमाल की बात की आप, ये फैक्ट है। क्योंकि यहां तो पैदा हुआ है और तैयारी हो रहा है वो क्वालिफाइंग देने के लिए, हमें कुछ पता ही नहीं है,
उड़ीसा के किसी कोने में एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में आप ड्रीम देख रहे हो कि ये करना है, तो आपको ये सीखने के लिए फाइट चल रहा है। तो इसलिए शायद डेस्टिनी ही ये है कि इतने अच्छे टैलेंटेड कैलिबर के इतने लोगों के एक बैच में मेरा सिलेक्शन हुआ। और मैं समझता हूं कि जो FTI का वो जो 3 साल था, वो मेरा एज अ पर्सन नज़रिया बदला, एज एन आर्टिस्ट नज़रिया बदला, ये फॉर्म सीखने में, और मैं आज जो एक इंसान हूँ और एक जो कलाकार हूँ, उसमें सबसे बड़ा जो अवदान है वो इंस्टीट्यूट रहा। और उसके ऊपर आप जब 3 साल वही पूरे बैचमेंट्स के साथ एक दूसरे को ही आप ग्रूम कराते हो ना, क्योंकि हम लोग कोई एक्सरसाइज एक करते हैं तो बाकी सारे लोग फिर उसमें क्या कमी है क्या नहीं है डिस्कस होता है, एंड वाइस वर्सा। तो मुझे लगता है कि मैं लकी रहा मेरा कि मैं ऐसे एक बैच में था जिसमें इतने कमाल के कलाकार थे, और हम सब एक दूसरे, हमारे हर परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं हम, बाकी सारे मेरे जो बैच है, मेरा कोई अगर एक कोई मैंने एक रोल किया है उसमें मेरे सारे और बैचमेट्स का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो है ही, क्योंकि उस 3 साल में हम में जो कमी थी और बाकी सारे लोग और बाकी टीचर सब मिलकर ही तो सुधार रहे थे। बिल्कुल। तो जो ट्रेनिंग प्रोसेस है, उस ट्रेनिंग प्रोसेस में सबका अवदान रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम सबकी सारी परफॉर्मेंस में हम सारे पूरे बैच के कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है। क्या कारण है? एक तो आपने बताया कि इसकी वजह से ही, पर वो पर्टिकुलर बैच के वो पर्टिकुलर लोग इतना अच्छा कर रहे हैं, क्या एक जैसी सोच थी या सब साथ रह के, या फिर कुछ ऐसा निर्णय आप लोगों ने लिया कि नहीं हमें सिर्फ अच्छा काम ही करना है? नहीं, आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये स्कूल से ही था, और ऑलमोस्ट अराउंड 1 साल, मतलब हम लोग 3 साल साथ में थे वहाँ, तो 1 साल के आसपास खत्म होते होते, मतलब जो पहला 6 महीना होता है वो बेसिकली आपको कॉमन मॉड्यूल है। आप डायरेक्शन में आए हो या साउंड में आए हो, एक्टिंग में आए हो, सबको पूरा फिल्म मेकिंग का हर चीज़ सिखाते हैं। तो ना अगला 6 महीना शुरू होता है, आप मतलब 6 महीने के बाद फिर आप स्पेशलाइजेशन में चले जाते हो। हमारी एक्टिंग स्पेशलाइजेशन शुरू हो रही है 6 महीने से साल भर के अंदर ना, अलग अलग समय पे ऑलमोस्ट पूरा बैच कभी ना कभी वो अलग डिप्रेशन में गए हैं कि हमें तो लगता था, क्योंकि क्या होता है ना, आप जब इतने कम सीट है, ऑल इंडिया से सिलेक्शन हो गया, तो ऑलरेडी सोच रहे हो कि अभी तो मैं स्टार हूं और फिर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, जो भी कर रहे हो सब गड़बड़ हो रहा है, और 10 लोग 12 लोग तुम्हारे सारे बैच के लोग और तुम्हारे टीचर सब बोल रहे हैं गड़बड़ है, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हाँ, तो क्रिटिसाइज नहीं, आपकी गलतियां आपको दिखा रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं। और सडनली किसी का 4 महीने में, किसी का 6 महीने में रियलाइज हो रहा है कि यार मैं गलत प्रोफेशन में आ गया हूं क्या क्योंकि मुझे तो कुछ आता नहीं, सब कुछ गड़बड़ है इधर। मुझे लग रहा था मैं कमाल हूं और मुझे कुछ नहीं आता है। और बाकी सारे लोगों ने वो चीज में ये उसको वहां से, मतलब जैसे हर इंसान कोई एक गया तो दूसरे ने निकाला कि नहीं हम यहाँ सीख नहीं आए। तो एक तो ये चीज बैच में थी, सीखने की जो जज्बा एंड स्टैंडिंग अप फॉर ईच अदर। यस। और दूसरा ये, जब हम निकलते निकलते समय तक आए थे तो हमें इतना क्लैरिटी आ गया था कि देखो ये गहरा क्राफ्ट है, अभी तो हम खाली स्क्रैच किए हैं, अभी और भी सीखने हैं। 3 साल में तो अभी हमको समझ में आया है कि सीखना क्या है। तो इसलिए जल्दबाजी नहीं करना है, अपना पेशेंस रखना है। तो इस बिलीफ के साथ आप सब लोग निकले। एब्सोल्युटली। और यहाँ शुरुआत में जब आप जानते ही हैं कैसे स्ट्रगल के दिन होते हैं, तो हाँ पूरा बैच एक दूसरे के साथ यहाँ पे भी था। अच्छा। हाँ, कि यू फील लो तो आप 4 लोगों को बुलाते थे, मिलते थे, बात करते थे, वो आपको निकालते थे, अपलिफ्ट होते थे। तो हाँ, आई एम प्राउड ऑफ माई बैच, मैं इतना तो बोल ही सकता हूँ। और यही कारण है कि आज एक
एसोसिएशन बनी हुई है, मजबूत मतलब एक्टर्स एसोसिएशन क्या है, मतलब मैं आप जब बताता हूँ, कुछ 12 14 15 साल पहले हाँ। एक हम लोगों ने व्हाट्सएप में ग्रुप बना लिया था कि मतलब अपने ही सारे बैच का, मतलब जो एक्टिंग के हम लोग जितने लोग हैं, तो पता नहीं अब किसने वो एक्चुअली नाम निकाला था, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ वो डाल दिया कि एक्टर्स ग्रुप का जो नाम था वो व्हाट्सएप ग्रुप का, उसका नाम रखे थे टू मोटिवेट आवरसेल्फ, कि लाइक भाई घबराना नहीं है, कि मतलब समय लग सकता है लेकिन हम सब अपॉर्चुनिटी आएगी। तो नाम रख दिया था मजबूत एक्टर्स एसोसिएशन। तो वो नाम अभी भी आज तक वही है ग्रुप का, और उसमें फोटो लगी है इरफान साहब की। एब्सोल्युटली, मतलब हमारे हम सब उनके फैन हैं उनके काम के, ताकि इंस्पिरेशन भी मिलती रहे कि अच्छा करना है। तो अब FTI हो गया, आगे ट्रेनिंग हो गई, अब आगे बॉम्बे। हाँ, बॉम्बे में फिर ऑब्वियसली पहले दिन आपको कोई बैठा नहीं है कि आओ अरे पितुबाश तुम FTI से आ गए, चलो तुम्हें काम देते हैं। नहीं कहाँ, मतलब फिर हाँ वो जिस फेज ने आपको सबसे ज्यादा शेप किया, वो कैसे बीता? अब क्या है पता है, मतलब मैं बोलने के लिए तो मैं भी बताऊंगा, और आपको कोई भी इंसान अगर इतना सा भी इस शहर में उसको काम करने का अपॉर्चुनिटी मिला है जो बाहर से आया है, वो सबने स्ट्रगल किया है। मतलब पहले तो इस शहर में सर्वाइवल का स्ट्रगल बहुत खतरनाक है। yes. मतलब मेरे फादर के उतने सैलरी नहीं होगी जितना यहाँ के जो अपना स्लम में जाओगे भाड़ा है। कई जगह स्लम का एक छोटा सा रूम लेने जाओगे, उसका जितना भाड़ा है, मुझे नहीं लगता कि उतना मेरे फादर की उस समय में जब वहां से निकला हूँ सैलरी होगी। तो ऐसा लगता था, मतलब आप बॉम्बे आए हो लेकिन आपको लगता है कि आप फॉरेन कंट्री आ गए हो, डॉलर में पे कर रहे हो। ऐसा है ना भाई, एक्चुअली, बिकॉज वी केम फ्रॉम अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वेयर द जहां पे आपकी कमाई इतनी सी है और खर्चे भी इतनी सी है, राइट? तो सर्वाइवल स्ट्रगल है। ऑन द टॉप ऑफ दैट देन आप किसी को नहीं जानते उस शहर में, बट हाँ एक कॉन्फिडेंस था, चलो मैं थोड़ा सीख के आया हूँ और FTI से पढ़ के आया हूँ, तो कहीं पे आपको बोलने के लिए था कि भाई ये मेरा शो रील है, मुझे मिल लो, ऑडिशन ले लो अगर लेना है तो अब देखो स्ट्रगल सबने किया है, मैंने भी किया है और मेरे पूरे बैच के सब लोगों ने किया है, और जितने लोग यहाँ पे कुछ भी काम किया है ना बॉम्बे में सबने किया है। मैं उसको फिर से दोबारा रिपीट करूंगा तो लोगों के लिए वो नहीं है। ओके ठीक है, अलग अलग टाइप का स्ट्रगल होगा लोगों का, बट एनीबॉडी बॉम्बे में आके अगर कुछ किया है तो स्ट्रगल करके, हाँ, आउटसाइड से आया है तो पहला सर्वाइवल स्ट्रगल, ऑन द टॉप ऑफ दैट यू डोंट नो बडी। और तीसरा जो मैं पूछना चाहता हूँ, स्ट्रगल फेज में स्पेशली फॉर अ ट्रेन्ड एक्टर, थोड़ा सा डिप्रेसिंग या थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग नहीं होता कि यार इतनी मेहनत करके आए, इतना सीख के आए, या किसी को कदर ही नहीं हो रही? कभी वो थॉट आया? नहीं, मेरे लिए हमेशा से एक चीज होता था, पता है, मैं बोलता था कि भाई यहाँ पे मैं एक सपना देखा है, मुझे ये पसंद है, आया हूँ, ये लोगों का ड्यूटी नहीं है मेरे लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना। अब मैं समंदर में कूदा हूं तो मुझे ही कहाँ आइलैंड ढूंढना पड़ेगा। तो मैं हमेशा ये सोचता था कि देयर इज नोबडी टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मी, कि भाई आप आ जाओ, हमको देख लेंगे, सब आपको लॉन्च करेंगे, ये तो है नहीं। तो आप आए हो तो आपको बुरे दिन देखने पड़ेंगे जब तक आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, तो इट इज फाइन, आई मीन लाइक। और हमेशा ऐसा ही लगता था कि ऐसा नहीं कि मेरे पहले जितने भी कोई बाहर से आए हैं सबने तो ये गए हैं ना, तो मैं अलग थोड़ी हूँ। तो इट विल टेक टाइम, बट डोंट वरी। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि आप ट्रेंड हो तो ये चीज को आप ज्यादा समझते हो कि इट इज पार्ट ऑफ द, इट हेल्प्स बेसिकली इन एक्सेप्टेंस। हाँ, कि एक्सेप्टेंस ठीक है, मतलब इट टेक्स टाइम। तो फिर आप अच्छे चीजें देखते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, अपने आपको बिजी रखने के लिए एनरिच भी कर रहे हो, एनरिच भी कर रहे हो।
पर मैं आपके थॉट प्रोसेस को उसका बड़ा फ़ैन हो गया हूँ। कितना ज़रूरी इसको, इस थॉट प्रोसेस को रखना किसी भी ऐसे इंसान के लिए जो इस इंडस्ट्री में आ रहा है, इस तरह से सोचना कितना ज़रूरी है। नहीं भले इस इंडस्ट्री का नहीं, हमारे समाज में ना इन जनरली ना इतना पीयर प्रेशर हर चीज़ में है टू प्रूव दैट यू आर गुड. इट्स ओके टू बी फेल इन एनीथिंग. मतलब सब लोग पास थोड़ी कर लेंगे. फेल होना अच्छी चीज, बुरी चीज पर्सपेक्टिव से मत देखो. ये देखो कि दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ. इट इज फाइन टू फेल, कि भाई आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो कोई बुरी बात नहीं है. ये एक्सेप्टेंस जब आएगी तो ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी अप्लाई है, क्योंकि यहाँ पे तो अपॉर्चुनिटी लिमिटेड है एंड कंपटीशन इतना ज़्यादा है. तो यहाँ वो प्रेशर और बढ़ जाता है. True. तो समाज में सोचना हर चीज को लेके थोड़ी सी चेंज करने की जरूरत है कि भाई कोई फेल हुआ है तो कोई बात नहीं यार, नहीं हुआ, एक चीज नहीं हुआ, एक धंधा खोला, बिजनेस वो नहीं वर्क किया, कोई बात नहीं, पैसा लॉस हो गया, कोई बात नहीं, जीवन का पार्ट है ये सारे चीज. दुनिया के जितने ग्रेटेस्ट एक्टर्स हैं, जनरली लोग यहाँ कहते हैं ना वन टेक एक्टर कमाल है. ऑल द ग्रेटेस्ट एक्टर्स, दे इट इज नॉट लाइक एक टेक में बढ़िया दे दिया, नहीं. वो करते क्या है, पहला 2-3 टेक में तो वार्म अप होते हैं. क्योंकि पहले शुरू के जो 2 या 4 टेक आप देते हो, वो जनरली आपने जीवन में, मान लो आप एक पुलिसमैन का रोल कर रहे हो, आप जनरली जो फिल्मों में देखे हो, आपके आसपास देखे हो, वो सब चीजें आती है. रेफरेंस पॉइंट विदाउट मैंने तैयारी वैयारी करने के बावजूद कई बार क्लीशे निकलती है. बिल्कुल. तो वो 2-4 चीजें, अच्छा ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, और क्या करूंगा, वो कैरेक्टर में रह के करते हैं तो कुछ यूनिक अलग सा बेटर परफॉर्मेंस देते हैं. तो इट इज नॉट अबाउट इन वन टेक यू हैव टू बी अ गुड एक्टर. ये सब मिथ बड़े सारे बना रखे हैं लोगों ने. जितने effortless requires the most effort. Absolutely. One take artist. एक और मिथ है, उस पे भी मैं आपके कमेंट चाहूंगा. आप तो उस सीन में उसको खा गए. कोई एक्टर कभी ऐसे सोचता है? नहीं, मैं क्या बोलूं, मतलब आप किसी को खा रहे हो तो आपसे ज्यादा गंदा एक्टर उस सीन में कोई है नहीं. एक सीन अगर हम दोनों की है, हम दोनों बैठे हैं यहाँ और आप आते हैं, अब आपका आधे घंटे का मोनोलॉग है और लिखा हुआ है कैरेक्टर उसी हिसाब से है, क्योंकि मैं खुद सिर्फ सुनूंगा. अब मैं इधर कुछ भी करने लग जाऊं तो आई एम रूइनिंग दैट सीन, आई एम रूइनिंग माय कैरेक्टर एंड रूइनिंग द फिल्म. बिकॉज वो नेक्स्ट सीन में वो मैं चुपचाप सुन लूं आपको, देन आई परफॉर्म गुड, और वो कैरेक्टर निकल लेगा. तो ये मतलब ये क्या बोलूं, मतलब इसका मतलब समझ में नहीं आता है मुझे आज तक कि खा गया. क्यों खाना नहीं है आपको? सामने वाला खाना तो आप लंच में खाइए. एक्टर को क्यों खाना है? ये अगेन इस प्रोफेशन को लेकर, इस क्राफ्ट को लेकर, इस आर्ट फॉर्म को लेकर बहुत सारी मिसकंसेप्शंस है, जिसमें से कि ये भी है. मुझे नहीं लगता कोई अच्छा एक्टर कभी खाने के लिए काम करता है. खाने ऐसे किसी एक्टर को खाने के लिए वही है, मतलब इन्होंने खा गया, मतलब मैं अभी मिथ फैलाया है लोगों ने. अब सीन अगर किसी तरह से लिखा गया है तो उसी तरह से उसको मेरा जो एक कैरेक्टर है जी, उसका जो उसमें करना है वही करना है. मुझे चुपचाप खाली सुनना है इस सीन में, तो मुझे सुनना है और मैंने खाली सुन लेना है अच्छे से चुपचाप, तो मेरा रोल कमाल निकल के आएगा. ये आपने सीन के साथ एज एक्टर जस्टिस किया. जस्टिस, हमारा काम ही है जस्टिस करना. हमारा काम खाना थोड़ी है. खाना तो डिनर ब्रेक में, लंच ब्रेक में खाओ भाई. इसी से बातों का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे. उससे पहले मैं एक आपको थोड़ा सा और पीछे ले जाना चाहता हूँ. मुझे जानना है ये छोटी बिजली का क्या कहानी है? नहीं, कुछ नहीं. हमारी मतलब जब FTI में हम लोग फर्स्ट ईयर जब आते हैं ना जी, तो एक सीनियर्स और जूनियर्स के बीच में वो मतलब इंट्रोडक्शन ही बोल लीजिए आप उसको, हम लोग सत्संग बोलते हैं. अच्छा. रूबरू होते हैं, 1 महीने का वो चलता है. उसके बाद फिर फ्रेशर्स वेलकम होती है.
तो अलग अलग टास्क, अलग अलग चीजें देते हैं, वो लोग करते हैं। तो वहां पे शायद सारे जो सीनियर्स है मेरे, सबको आपकी एनर्जी के हिसाब हाँ से। एनर्जी उनको लगा कि ये तो बिजली जैसा काम करता है, तो इसको छोटी बिजली नाम रख दिया था। हाँ, सारे जूनियर्स के कुछ ना कुछ नाम कुछ ना कुछ। सीनियर्स रखते ही है। तो मेरा नाम छोटी उस समय छोटी बिजली रखा था सीनियर्स ने। पर ये जो सीनियर जूनियर इंटरेक्शन है, इसको आप सत्संग का नाम दे रहे हैं, रैगिंग का नाम नहीं दे रहे नहीं नहीं, वहां पे तो उसको हम सत्संग बोलते हैं। हैं। और वो उस लेवल तक जाती भी नहीं जहाँ उसको नहीं नहीं, वो एक आर्ट स्कूल है, तो आर्ट स्कूल में आप समझते हैं कि मतलब वही कि मतलब आपको सीन परफॉर्म करने के लिए दिया, कहीं कुछ किया, ऐसा मतलब क्रिएटिव ही रहता है। क्रिएटिव। हाँ, पहला ब्रेक याद है क्या? अब मेरा FTI से आने के बाद। हाँ, FTI आने के बाद मेरी जो पहली फिल्म मैंने एक्चुअली मिली थी मुझे, और जो मैंने शूट किया था, वो एक्चुअली पहले रिलीज नहीं हुआ। उस फिल्म का नाम है मिर्च। ये हमारे सीनियर ही हैं, बट बहुत ज़्यादा सीनियर है। विनय शुक्ला करके डायरेक्टर हैं, जिन्होंने गॉड मदर बनाई थी। अच्छा अच्छा, शबाना जी के साथ कुछ आई थिंक 6 नेशनल अवार्ड मिला था मेरे ख्याल से गॉड मदर को। उन्होंने डायरेक्ट की थी मिर्च करके। वो एक एंथोलॉजी टाइप फिल्म थी, मतलब 4 कहानी है और एक कनेक्टिंग कहानी है। 5 कहानी 5 टाइम पीरियड में है। काफ़ी एक्टर्स उसमें, एक कहानी में बोमन सर, कोंकणा जी थी, राइमा सेन थे, एक कहानी में राजपाल जी, काफ़ी ऑन्सेम्बल है। तो वो फिल्म में मैंने एक्चुअली मैं 5 कहानी में 5 अलग अलग किरदार किया था। दैट वाज माय फर्स्ट ब्रेक इन बॉम्बे, एंड दैट इज द फर्स्ट प्रोफेशनल फीचर वर्क आई शॉट। फिर वो उसका 2-3 साल तक रिलीज नहीं हुआ था, 3-3.5 साल वो मतलब प्रोडक्शन जो कंपनी थी वो डब्बे में रहा। फिर 3-3.5 साल के बाद वो रिलीज हुआ फिल्म। तो वैसे लेकिन प्रोफेशनल ब्रेक आप अगर पूछेंगे तो वो फिल्म थी। लेकिन फिर आप शोर इन द सिटी को बोल सकते हैं मेरा फर्स्ट बिग रिलीज ब्रेक। शोर इन द सिटी पे काम करने का अनुभव कैसा रहा? और उसने पहचान दी, तो क्या उस पहचान के बाद जिस तरह का काम मिलना चाहिए तो वो आया, या जैसा कि इंडस्ट्री कई बार कर देती है, टाइप कास्ट कर दिया? हाँ, मतलब उस चक्कर से कोई बच नहीं सकता। शोर इन द सिटी के बाद शोर इन द सिटी का एक्सपीरियंस पहले तो की। हाँ, वो तो मतलब कमाल का था। बेसिकली क्या था, ये राज एंड डीके, मैं फैमिली मैन कर चुका हूँ उनके साथ। हाँ, तो आप जानते ही हैं। तो ये यूएस में थे, तो यूएस में एक इंडी क्रॉसओवर टाइप फिल्म किया था, एक फिल्म फ्लेवर्स। अच्छा अच्छा। आफ्टर दैट दे मूव टू इंडिया। हाँ हाँ। तो पहले उनको 99 उनका ऑलमोस्ट वो लोग प्रीवी कर रहे थे, लेकिन अगला स्क्रिप्ट उनके पास था शोर इन द सिटी। तो उन्होंने अब 99 कब बनाएंगे, तो तब तक उन्होंने क्या किया, शोर इन द सिटी का ना एक छोटा सा सीक्वेंस निकाल के उन्होंने आज अ टेस्ट शूट टाइप, हाउ दे वांट टू शूट द फिल्म, दे टेस्ट शूट 14 मिनट का एक शॉर्ट फिल्म है। तो मैं उनमें ऑडिशन दिया हुआ था, और मेरे बैच में बाकी लोग भी दिए थे। तो शॉर्ट फिल्म में एक्चुअली मेरे एक सीनियर हैं आलोक चतुर्वेदी, वो एक्टर हैं, मेरे सीनियर बैच, 1 ईयर सीनियर FTI के, और विजय वर्मा और मैं, हम तीनों, वो जो 3 तुषार, निखिल और मैं जो फीचर में किए हैं, वो हम तीनों ने किया था। ओके। तो मैंने वो उसके लिए ऑडिशन दिया था, हम सब ने ऑडिशन दिया था। तो शॉर्ट फिल्म हमने किया था पहले, देन इन्होंने 99 किया, तो वहाँ पे एक छोटा सा रोल उन्होंने दिया मुझे। और 99 के बाद फिर राज डीके ने शोर इन द सिटी किया, तो दे रिटेन मी इन द रोल।
एंड देन बाकी जो 2 कैरेक्टर था उसमें तुषार कपूर और निखिल द्विवेदी ने किया है. सो तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा पहले राजदीप के को मैं शॉर्ट फिल्म से जाना, फिर 99 में एक छोटा सा रोल किया था तो उस पे जानता था. कमाल का एक्सपीरियंस है. हाँ, दैट वाज अमेजिंग. तो मुझे थोड़ा सा पता था क्योंकि टेस्ट शूट भी कर चुके थे तो कि हम किस स्पेस में कैसे, मोस्टली गुरिल्ला शूट किया है उसको. तो हाँ, तो जितने आप देख रहे हो जो क्राउडेड इलाका सिटी में चल रहा है, हाँ, सब छुपा के, और वो लोग कहीं पर दूर में है और हमको छोड़ दिया, कार से उतरे और कर रहे हैं मतलब लोगों को पता नहीं है और ऐसा. तो वो बहुत मजे का एक्सपीरियंस था. बाकी फिर आप जो पूछ रहे थे उसके बाद, हाँ, तो वही है. उसके बाद अराउंड साल 1.5 साल में खाली बैठा. शोर इन द सिटी के बाद, क्योंकि 15-16 फिल्में मैंने मना किया. सबको चाहिए था वो जो रोल किया था मैंने, टपोरी, वही टपोरी है, वही चाहिए. तो वो बड़ा आपको केयरफुल रहना पड़ता है. हाँ. आप में से जिनको ये लग रहा हो ना कि जैसे कि 2008 का जो FTI का बैच है वो बैच में ही कुछ कमाल था, तो उस बैच में एक कमाल की चीज़ ये भी थी कि विजन बहुत क्लियर था. जैसे कि पितो भाई ने भी बताया ना कि जब उस तरह के रोल आने लगे तो एक टेम्पटेशन होती है कि पैसा आ रहा है कर लो, लेकिन नहीं, पैसा आ रहा है कर लूँ. आपको मैं बताता हूँ, मैं उधारी लेके दोस्तों से चला हूँ. वाह. क्योंकि बॉम्बे में अब रेंट जा रहा है, सब कुछ है, आप काम ही नहीं कर रहे हो, 1.5-2 साल से खाली बैठे हुए हो, और पहचान भी मिल रही है. अब पहचान मिल गई है. तो आप मतलब ढंग का काम नहीं आए तो नहीं कर सकते. और जो आ रहा है सबको चाहिए वही सेम जो आपने सर वो जो शोर में किया था ना वही चाहिए. और वो तो कर चुका हूँ. वो तो कर चुका हूँ. वो नहीं करना है. तो हाँ, मैंने अपने दोस्तों से उधारी लेके चला. तो अगर इट वाज डिफिकल्ट चॉइस. वो आपकी टेस्ट है. वो टेस्ट, क्योंकि आप जो कह रहे थे वो तो होता ही है यहाँ पे कि मतलब अब हाँ कि हर इंसान, मतलब उससे पहले मैं जिंदगी में कभी बॉम्बे में रहा ही नहीं हूँ. मतलब मुंबई में आया हूँ FTI पास आउट होने के बाद. राइट. विडंबना है कि एक उड़ीसा का लड़का जिसने आके इतनी कमाल की परफॉर्मेंस दी टपोरी की, तो उससे और कुछ करा लो. मैं वो नहीं हूँ, यही नहीं समझ रहे. बट ठीक है, मतलब सबको एक्चुअली क्या है ना, मतलब फास्ट फूड चाहिए ना, रेडीमेड दिख गया है, बस ये चाहिए, ऐसा ही कर दो. फिर कहाँ गई जर्नी शोर इन द सिटी के बाद, जो 1 साल 1.25 साल? फिर आयाम कलाम किया, शंघाई किया. हाँ, मतलब फिर वही थोड़ा सा, मेरे लिए बहुत सारा काम करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैं पर्सनली एज ए पर्सन ऑल्सो ना कम में खुश रहता हूँ. मतलब खाना भी कम ही खाता हूँ, लेकिन बढ़िया खाना चाहिए. मतलब खुशी कम चीज़ों में मैं अच्छा लगता है. बहुत बड़ा घर नहीं चाहिए. बहुत बड़ा घर में मेरे को टेंशन हो जाता है कि भाई मतलब ऐसा लगता है कैसे मेंटेन करेगा इसको. अब तो वो मेरे लिए ना एक ब्लेसिंग हो गया. तो मैं काम में भी ना, मतलब इसलिए बहुत सारे पैसे जब नहीं चाहिए आपको, आप बढ़िया आए तो काम करो. तो जब मतलब और बढ़िया फिर करना है तो फिर आप मजा आ गया कोई तो हाँ ये करते हैं. तो ऐसा मतलब फिर एक के बाद एक चलता गया. और वही शायद कारण है कि मेरे लिए हुआ कि फिर आज क्या होता है, लोग शॉर्ट स्पैन में देखते हैं अपने करियर कि भाई अरे 2 साल हो गया कोई काम नहीं आया. लोग ये नहीं सोचते आपकी बॉडी ऑफ वर्क और आपके काम को याद रखा जाएगा 40 साल या 50 साल के स्पैन में. तो हो सकता है 2 साल में कोई नहीं काम किया, फिर अगले 2 साल में 2 काम किया. ऐसे करते करते अगर 50 साल आपने 60, 70, 80 अच्छे काम करके गए हो तो वो देखा जाएगा. वो जो फोमो हो गया है एक चीज लोगों को कि भाई मैं दिख नहीं रहा हूं. दिख क्यों नहीं रहे हो? क्यों? क्योंकि उसका ये चीज भी है. कहीं आप यहाँ पे मिलोगे और भाई बहुत दिन से तू तेरा कोई पिक्चर देखा नहीं,
हाँ भाई किया नहीं, क्यों क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ, कोई ढंग का मजा नहीं आया है अभी, काम मिलेगा तो करेंगे, बढ़िया मिलेगा करेंगे, क्या हो गया? ये जो चीज है, ये समाज का भी, अपने इंडस्ट्री का भी प्रेशर रहता है ना। आप कहीं पे भी कोई किसी के घर में मिले 4 लोग, और क्या भाई क्या कर रहा है आजकल, क्या शूटिंग कर रहा है भाई? आजकल तो शूटिंग नहीं कर रहा हूँ, ये बोल रहे हैं, बोले उसको लग रहा है कि लोगों को जनरली 10 में से 9 को ऐसा लगता है, मैं ऐसा अगर बोलूंगा इसको लगेगा कि यार इसके पास तो काम नहीं है, इसको काम नहीं मिल रहा है, इसमें कुछ कमी हो गई है। हाँ भाई जरूरी नहीं है हमेशा आप काम करो, बढ़िया करो। अच्छा दूसरा कुछ लोगों का ये है कि देखो उस पर भी कोई बुराई नहीं है, सबकी हैप्पीनेस अलग है। किसको 500 करोड़ चाहिए, किसी को 50 करोड़ चाहिए, किसको 5 करोड़ चाहिए, किसको $5 बिलियन चाहिए, राइट? खुशी के लिए। अब उनको वो उतना कमाने के बाद खुशी मिलता है कि नहीं, ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो मेरा खुशी नहीं है। जैसे कि मैंने क्या कहा, मेरे को ना बचपन से कम, मतलब खाना भी कम खाता हूँ, कम। मुझे बड़े बड़े सिटी कलर ये वो उससे ज़्यादा अच्छा लगता है कि कोई सिनिक छोटा सा गांव में नदी बह रहा है, मतलब वहाँ 15 दिन जाके रहूँगा, मज़ा आ जाता है। तो मुझे हैप्पीनेस जो है मेरे कम कम में है हर चीज़, और वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। उसके चक्कर में फिर मैं नहीं 4 फिल्में साल में करना है और माल बटोरने है, क्योंकि आप लाइफस्टाइल है तो, अगर लाइफस्टाइल उतना चाहिए आपको तो पैसे भी ज्यादा चाहिए। हाथी पालोगे तो खिलाना पड़ेगा हाथी को। तो मैं इसलिए मैं कहूंगा कि मेरा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है ये, कि मुझे कम कम सब अच्छा जो लगता है ना, वो मुझे हेल्प किया है। मैंने बढ़िया काम और कम कि भाई 1-2 इतना ही काम साल में किया अच्छा, एंड अब 17 साल में आप बॉडी और में देखोगे तो कम नहीं सुनाई नहीं दिखेगा, लेकिन आपको हर साल मुझे ढूंढोगे तो आपको लगा दिख नहीं रहा है। ट्रू। वो शॉर्ट स्पैन में बॉडी वर्क जज करने वाला चीज जो है लफड़ा है। पर कभी ऐसा कोई एक टीस उठती है कि मैं इतना कमाल का एक्टर, मेरा बॉडी ऑफ वर्क भी बहुत अच्छा है, वो रिकग्निशन जो मुझे मिलनी चाहिए लोग ने नहीं दी है मुझे? मेरा ये मानना है कि आपका जो मतलब आई बिलीव इन डेस्टिनी, कि भाई आप में कुछ अच्छाई है तो लोगों को दिखेगा, और जितना दिखना चाहिए उतना दिखेगा, और जब दिखना चाहिए तब दिखेगा, राइट? मतलब अब हम लोग अगेन वो जो दायरा है ना, एक ऐसा लिमिटेड स्कोप में देखते हैं। हो सकता है अभी हम देख रहे हैं कि जितना मिलना चाहिए था नहीं मिला, आपको पता नहीं क्या मिलने वाला है ना भाई, वो यहां से देख रहे हैं। जब यूनिवर्स से बड़े लेवल में देखोगे, हो सकता है कि ऐसा कुछ दिख जाए आगे जाके जो आपने सोचा ही नहीं था कि हुआ क्या। मतलब बेसिकली टू मैलिस टुवर्ड्स देम, मतलब किसी के प्रति आपके अंदर कोई वो नहीं है कि नहीं आप अच्छा करते जाओ, हाँ होता जाएगा सब। शिकायत आपको कोई नहीं है कि नहीं होता जाएगा, और मतलब ये विश्वास है कि होता जाएगा। हाँ, नो कंप्लेन्स अगेंस्ट एनीवन। नहीं मतलब क्योंकि मैं अगेन हमेशा बोलता हूं कि आप एक पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, राइट? वो उधर का बैठ के उधर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे ही नहीं हो सकता है उसको नहीं लगता है कि आप अच्छा एक्टर हो। हो सकता है ना भाई, गन पॉइंट डाल के तो नहीं बोल सकता कि भाई मैं बढ़िया एक्टर हूं, तुम कैसे नहीं ले रहे हो मुझे। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हो सकता है अच्छा एक्टर नहीं हूं ना, हो सकता है कि मैं बढ़िया एक्टर हूं, और वो हर 5 फिल्म में एक, मान लो हो सकता है एक डायरेक्टर है, वो मानता भी है मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टर हूं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और 5 फिल्म में उसको एक रोल नहीं मिला जो मुझे देख पा रहा है। समझ गया। मैं तो सोचूंगा कि यार ये जानता मुझे है, और मेरे को ले नहीं रहा है। तो जहां पॉइंट ऑफ व्यू बदलता है सब चीजें बदल जाता है। तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों सोचूं कि जो मैं डिजर्व करता हूं नहीं मिला। हो सकता है मुझे, क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी मुझे क्लैरिटी पूरा पता नहीं है, मुझे वो अभी देख रहा हूं जो इतना ही देख रहा हूं ना, 360 डिग्री तो नहीं दिख रहा है। ओएस नहीं है आपके पास अभी, आपके पास ओटी ओएस है खाली। अभी मास्टर शॉट नहीं है। नहीं मास्टर भी देखोगे तो ये पूरा यूनिवर्स कैसा है, कितने डायरेक्शन में है ही नहीं। तो हमें पता नहीं शायद जो मतलब क्या मिलना है। क्या बात है, क्या कमाल की सोच, क्या कमाल। हो सकता है मिलेगा,
इतना कि जो मैं सोचा ही नहीं था। ओटीटी के आने के बाद कुछ बदला? मतलब बहुत सारे एक्टर्स के लिए थोड़े से स्कोप तो बढ़ गए, अच्छा काम के लिहाज से अगर बात, और शुरुआत में अच्छे काम, क्योंकि कम काम हो रहा था, अभी थोड़ा सा वो फैल गया। तो अब फिर उसको प्रोजेक्ट बनाने टाइप का ज्यादा करने लग गए हैं। तो अभी 10 में से आप समझ लो अगेन वही, जैसे सिनेमा में 10 में से 3 ही बढ़िया मिलती है, वैसे ओटीटी में भी ऐसा ही हो गया कि 10 में से 3 ही बढ़िया आती है। नहीं 3 ही बढ़िया आ रहे हैं, लेकिन अब 10 नहीं 50 में से 3 मतलब तो हाँ, शुरुआत में थोड़ा सा वो पुश अच्छे कई एक्टर्स को मिला, बट मुझे लगता है कि अगेन मतलब सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे कोई भी चीज में लगता है जो क्वांटिटी में चले गए ना हम, क्वालिटी के जगह। तो ज्यादातर तो फिर क्वालिटी सफर करती है। हाँ, क्वालिटी सफर कर जाती है। हॉलीवुड के सफर की बात करें, हॉलीवुड कैसे पहुंचे, कैसे वो जर्नी शुरू हुई? वो जो फिल्म थी, वो डिज्नी की फिल्म थी, मेरी डेब्यू जो थी वहाँ, $1 मिलियन, जिसमें किसी गांव से किसी को उठाया यहाँ पर कास्ट किया था। नहीं, वो एक ट्रू स्टोरी पे है। अच्छा। सो जो ट्रू स्टोरी है वो गांव के थे। इट इज अबाउट मतलब स्पोर्ट्स एजेंट अमेरिका का जो मिड लाइफ क्राइसिस में क्रॉस कर रहा था, उसको दिखा सिमिलैरिटी बेसबॉल और क्रिकेट में। तो वो एक इंडिया आके टैलेंट हंट किया करके 2 बंदों को लेके यहाँ से गया, और वहाँ पे अमेरिका में 1 साल का ट्रेनिंग देके उन लोगों को मेजर लीग बेसबॉल, मतलब समझो आईपीएल टीम अब बेसबॉल सिलेक्ट हो गए, जो कि जीवन में 1 साल पहले बेसबॉल होता क्या नहीं जानते थे। तो वो उस ट्रू स्टोरी के ऊपर एक फिल्म डिज्नी बना रहा था। तो उसमें जो 4 मेन किरदार थे, एक तो जॉन हैम थे वो स्पोर्ट्स एजेंट, बाकी 2 प्लेयर, और एक बंदा था जो बेसबॉल का ट्रेनिंग वेनिंग यहाँ देता है, और हाउ पूरे वो रियलिटी शो में उस एजेंट के साथ ज्वाइन करके फिर उसके साथ गया, और वो पूरा, क्योंकि उनको मतलब मैनेज करना। समझ। तो ये 4 मेन कैरेक्टर्स थे। तो उन्होंने एक लाइफ ऑफ पाई का अपना लड़का जो सूरज, एक प्लेयर, दूसरा प्लेयर मधुर मित्तल, स्लमडॉग मिलियनेयर में एक्टर थे ना, मैंने वो बड़ा भाई बने थे देव के। फिर बाकी जॉन हैम। सो दे वर लुकिंग फॉर एन इंडियन एक्टर फ्रॉम इंडिया। सो दे ऑडिशन, पहले तो कई राउंड उन्होंने वो डिज्नी इंडिया के थ्रू में शहर लतीफ़ करके इंटरनेशनल कास्टिंग करती थी, अभी शी इज़ नो मोर। वो ऑडिशन काफ़ी राउंड बाकी हमारे इंडस्ट्री से काफ़ी एक्टर्स को किया था। तो या आई ऑडिशन अराउंड लाइक 6-7 राउंड्स बॉम्बे में। लास्ट जो 2 राउंड था वो डायरेक्टर्स, कास्टिंग डायरेक्टर, डिज्नी, वो सारे लोग, प्रोड्यूसर्स सब वहाँ से फ्लाई करके आए थे यहाँ। तो लास्ट 2 राउंड उनके सामने टेस्ट हुआ था। सो या इट जस्ट ऑडिशन दिया, और 3-4-5 महीने का प्रोसेस था उस सिलेक्शन में। I got the role. That is how it started. But और कहाँ गया ये भी बताइए, मतलब वहां से शुरुआत होके कहाँ पहुंच रहा है? देखिए, आपको जैसे एग्जांपल वो 100 मीटर रेसर वाली बात कही थी। अब सोचिए कोई यहाँ वेल एस्टैब्लिश्ड, अच्छे पैसा ये वो करने वाला, कमाने वाला आदमी है, या फिल्म फैमिली से है, या कोई भी है, उसको वहाँ पे 30 सेकंड का रोल भी मिलता है तो पूरे छाए रहते हैं यहाँ पब्लिसिटी में। और उनके पास पैसा है, पैसा डाल के पीआर करते हैं, और पैसा डाल के जाके एलए में बैठ जाते हैं। आप सोचिए, आपको डिज्नी फिल्म में लीड रोल मिलने के बाद आपका स्ट्रगल कैसे होगा? आपको एलए में फिर बैठना पड़ेगा 0 से, जैसे आप बॉम्बे आए थे, वहाँ डॉलर में खर्चे हैं। आप समझ रहे हैं? तो हमारे लिए एक डिज्नी में लीडिंग रोल करने के बाद भी स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, बिकॉज सर्वाइवल अगेन।
तो मैं जो यहाँ पे तो चलो वहां तब तक मैं यहाँ पे थोड़े काम वाम अच्छा कर लिया था तो पैसा वैसा कमाता था, बट पैसा ऐसा नहीं कमाता था कि करोड़ों में, कि वहां जाके एलए में बैठ जाए। हाँ, कि वहां पे भाई मतलब आप समझ रहे अभी कितना वो डॉलर इज 90 रुपीज, आप समझो, तो वहां 3-4-5 लाख रुपए तो आप मतलब शेयर करके रूम रह के और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पकड़ोगे तो खर्चा हो जाता है। तो एक अच्छी हिट फिल्म लेने के बाद वहां भी यही हाल है, इतना करना भाई यू हैव टू स्टार्ट नो, बिकॉज वहां का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग काम होता है। वहां एजेंट मिलना इंपॉर्टेंट है, तो आपको रहना पड़ेगा, मीटिंग्स करने पड़ेगा। 4-6 महीना मुझे रहना पड़ा अलग अलग एजेंसी में मीटिंग करके एजेंट मिलने के लिए, तो इट टेक्स टाइम। तो अगेन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे को कम में मजा आता है, मुझे ज्यादा चाहिए नहीं, तो मैं यहाँ जो कमाता था वहां पे खर्चा करता था। मैं यहाँ पे 10 कमरों के घर में नहीं पेंट हाउस नहीं बनाता था। आई लिव इन अ स्मॉल 1 bedroom हॉल एंड आई एम हैप्पी विद इट, उससे ज्यादा चाहिए नहीं। तो यहाँ अच्छा काम किया, वो पैसा लिया, वहां पे रहा, स्ट्रगल किया, मीटिंग्स किए, तो स्लोली 6 महीना मुझे लगा एजेंट मिलने के लिए। अब एजेंट है? हाँ। अरे वाह, क्या बात। तो फिर वंस आपको एजेंट मिल जाती है तो फिर, और मैं देखिए, आप कोई दूसरे देश में दूसरा इंडस्ट्री है, कंप्लीटली सब कुछ मुझे स्क्रैच से रिसर्च करके पहले सीखना भी पड़ रहा है। देयर इज नोबडी टू गाइड मी, नो। और वो खाली नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू योर वर्क, एवरीथिंग दैट यू, एवरीथिंग, खाने से भी नहीं, खाना कैसे खाओगे, रहोगे कहाँ, रेंट कैसे सस्ते में लोगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लो तो कम खर्चा होगा, कैसे एजेंट क्या होता है, कैसे मिलेगा, मीटिंग कैसे होगी, सिलेक्शन कैसे होता है, फिर ऑडिशन वहां पे कैसे देना है, हर, और लेकिन वहां काम करने के लिए कौन से वीजा लेना पड़ेगा, वो वीजा लेने के लिए लॉयर कैसे लोगे, उसका खर्चा देना है, क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, सब कुछ आपको कोई बताने वाला नहीं है। तो हाँ, पहला वाला ब्रेक यहां से मिल गया, बट फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अनिल कपूर सर, उनको वहां पे एक पहला ब्रेक मिलना और उसके बाद वहां पे वो जाके रह के वहां पे एजेंट लेना और खर्चा पानी करना और समझना, उनके स्ट्रगल और मेरे स्ट्रगल में बहुत फर्क है। क्योंकि मुझे उस फिल्म के बाद फिर स्क्रैच से, जीरो से शुरू करना पड़ता है। मतलब मैं एक तो मैं कम काम, मतलब 2 काम करता हूं क्योंकि बहुत सारा नहीं चाहिए। मान लो कोई फिल्म मैंने किया 30 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 40 लाख रुपए भी कमा लिया, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में तो खाली खर्चे में उड़ जाने। सही बात, सही, राइट। मैं तब की बात कर रहा हूं, क्योंकि तब ये 2014 में रिलीज हुआ था, तब मैं मतलब हाँ यहाँ एस्टैब्लिश हो गया था, काम अच्छा कर रहा था, लेकिन मैं कम काम करता हूं। तो बट अगेन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोला ना मैंने, आई एंजॉय इन स्मॉल थिंग्स एंड आई एंजॉय क्रिएटिव गुड वर्क एंड आई एंजॉय एक्टिंग। तो मेरे लिए जो लोग रोते रहते हैं ना, अरे मेरे पास ऐसा नहीं है, मैं तो जीरो से स्ट्रगल कर रहा हूं, मेरे लिए वो फन है। वो जो कि अभी अरे यार यहाँ फिर करूं कैसे, पहले रिसर्च करो, समझो वीजा क्या लगना है, कैसे लॉयर मिलेगा, अभी ये रहना है यहाँ पे सस्ते में, देखो हाँ डॉलर में जा रहे, खर्चे बहुत हो रहे, इतने कमाई नहीं है कि मतलब उड़ाते रहो। साथ वो सारे चीजों के एक नया इंडस्ट्री, एक नया शहर और नए तरीके से फिर आप, इट इज लाइक जैसे कि आप FTI से पहली बार आए थे ना, कैसा स्ट्रगल कर रहे थे यहाँ बॉम्बे में, राइट, वैसे ही आपके लिए जीरो से फिर स्ट्रगल। तो मेरे लिए वो प्रोसेस मजेदार है। क्रीविंग लोग करते रहते हैं, मुझे नहीं लगता है कि मैं तो आई एंजॉय। फिर एजेंट मिला, फिर ऑडिशन देना, धीरे धीरे करते, और वो कोई भी चीज, रोम इज नॉट बिल्ट इन वन डे, नो, इट टेक्स टाइम। उसके बाद $1 मिलियन आर्म के बाद क्या क्या प्रोजेक्ट्स अभी? काफी, एक सीरीज किया वहां, फिर एक फ्रेंच फिल्म की मैंने,
अरे वाह। फिर अभी लास्ट ईयर तो आप मंकी मैन आई थी। Monkey Man। और इस और बीच बहुत सारे सी वहां पे क्या होता है ना, आपको कमाल की चीजें बताता हूँ। वहां ऐसा फिट नॉट फिट टाइप का एक ऑडिशन होता है ना अपने यहाँ, ऐसा होता नहीं है। टेस्ट जो होते हैं, टेस्ट इसलिए नहीं, आप ऑडिशंस बेसिकली ऑडिशन आपका इसलिए नहीं हो रहा है कि उनको चेक करना है कि आपको एक्टिंग आती है कि नहीं। ऑडिशन आपका एजेंट अगर आपके लिए बुक कर पा रहा है तो मतलब आपको एक्टिंग आती है। आप एक्टर है इसलिए आपका टेस्ट लिया जा रहा है। आप एक्टिंग कर पाएंगे क्या या नहीं, ये देखने के लिए टेस्ट नहीं हो रहा है। टेस्ट ये हो रहा है कि भाई हमारा एक कैरेक्टर है, उसमें 4 5 6 जितने भी लोग हैं उनमें से बेस्ट क्लोजेस्ट कौन फिट हो रहा है, और एज ए होल वो जो एक ensemble है उसमें सबसे बेस्ट कौन फिट हो रहा है। तो इस पे बहुत सारे बड़ी बड़ी फिल्मों में मेरे ऑलमोस्ट लाइक टॉप 2 ऐसा होके भी, बट इट्स अ प्रोसेस, नहीं हुआ। बट वहां आपकी एक्टिंग आती है कि नहीं उसके लिए नहीं टेस्ट हो रहा है, सवाल वहां है ही नहीं। टेस्ट का पर्पस ही अलग है। अलग है, ऑडिशन एक्टर हो कि नहीं चेक नहीं हो रहा है। सो देयर इज अ डिफरेंस। उस पूरी स्कीम ऑफ थिंग्स में आप हाँ, फिट होते हो कि नहीं। तो आपको कोई एक रोल अगर नहीं मिला है, क्लोज गए नहीं हुआ, तो डजंट मीन दैट कि आपने बुरा किया है। खाली हो सकता है कि कोई ऑडिशन बुरा भी जाता है, बट हाँ, तो फिर ये एक अलग ये इस पे ना नीरज पांडे जी की मुझे एक बात याद आती है। नीरज पांडे जी के साथ मैंने स्पेशल ऑप्स किया था जी, और मेरे 3 ऑडिशन हुए थे अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए, और मुझे कैरेक्टर कोई और ही मिला। मतलब 3 ऑडिशन देख के उन्होंने कोई कैरेक्टर लिखा और बोला इसके लिए इसको बोला। तो मैं जब उनसे मिला तो मैंने कहा, मैं बड़ा निराश हो गया था पहली बार जब उन्होंने बताया। तो उन्होंने कहा देखो, अगर कास्टिंग डायरेक्टर तुम्हें ऑडिशन के लिए बुला रहा है तो एक्टिंग पे तुम्हारे सवाल है ही नहीं। फिर उसको पता है कि तुम एक्टिंग कर सकते हो। वो खाली नहीं, यहाँ पे तो रैंडम ऑडिशन सबको बुलाते हैं ना। यहाँ ऑडिशन तो आधे जगह पे तो ऑडिशन इसलिए कर रहे हैं कि उनको प्रूफ करना है कि देखो मैं काम कर रहा हूँ, और दूसरा इतने सारे हमने कर लिए। देखिए मैं 20 ऑडिशन किया आपके रोल के लिए, किसी को भी बुला के ऑडिशन करते हैं। यहाँ पे तो एक्चुअली एक आपसे और सवाल पूछना था ऑडिशन को लेकर। कई सीनियर एक्टर्स, और हो सकता है लोग मुझे इस बात के लिए ट्रोल भी करें, ट्रोल किस बात का, कि सीनियर एक्टर्स को तकलीफ होती है ऑडिशन देने। हाँ। मुझे उसमें दिक्कत नहीं लगती। मुझे लगता है कि कोई नहीं, मैं आपको बताता हूँ, सीनियर एक्टर को तकलीफ नहीं लगती है। मैं बताता हूँ क्या है। मैंने भी कभी कभी ऐसे सोशल नेटवर्क में ये सब चीज़ें बहस सुना है, थोड़ा सा देखा है। और मैं तो आज भी ऑडिशन देता हूँ। जैसे मैंने बोला ना, वहाँ पे ऑडिशन किया काफ़ी सारे मैंने। अमेरिका में तो मैं ऑडिशन करता ही रहता हूँ ना। जंगल क्रूज करके आई थी ड्वाइन जॉनसन की फिल्म, उसका जो मेन विलन था वो मैं टॉप 2 में था। वो बिकॉज ऑफ एज फैक्टर वो मेरा नहीं हुआ। फार्गो का सीजन 3 आई थिंक आई वाज वन ऑफ द ऐसे काफी टेस्ट मैंने किया। अच्छा, बहुत अच्छे कुछ रीजन से कुछ रोल में ऐसा हुआ कि वो मेरे अगेंस्ट अपोजिट में जो फीमेल है वो अफ्रीकन अमेरिकन हुई, तो इसलिए इधर का जो अफ्रीकन अमेरिकन मेल का था जो टॉप 2 में, उसको सिलेक्ट, बहुत रीजन रहते हैं। समझ गया। अभी मैं आप जैसा वहां पे क्या है, आपको पता है वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड जो फिल्म है, उनमें वो ब्रैड पिट बाटे रोल में पहले टॉम क्रूज को सोच रहे थे, तो उनके साथ 3-4 हफ्ते 5 हफ्ते बिताया, टेस्ट शूट किए डायरेक्टर ने। अच्छा। फिर उस दोनों को फिगर आउट हुआ कि भाई ये कैरेक्टर में क्लोज में लग नहीं रहा हूं। दोनों को फील हुआ, देन ब्रैड पिट आया। दोनों को, यानी कि डायरेक्टर और हाँ, एक्टर हाँ। दोनों को, एक्टर भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, क्योंकि वो बहुत बड़े स्टार हैं, बात। तो स्टार लेवल पे हो रहे हैं, हाँ। तो वो टॉम क्रूज टेस्ट किए, एंड टॉम क्रूज सेज दैट आई थिंक दोनों का फिगर आउट किया उन्होंने। फिर लेटर ब्रैड पिट केम इन टू द पिक्चर, प्लेड दैट रोल। ब्रैड पिट और दूसरे ये थे ना उनके साथ, जो भी एनीवे। तो वहां अगेन बोला ना प्रोसेस, और टेस्ट हो रहा है किस लिए, आपकी एक्टिंग टेस्ट नहीं हो रहा है। आप समझ रहे हैं। अब यहाँ कुछ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है टेस्ट देने में, आप टेस्ट करना करो, मेरा बिल्कुल करो मेरा यही काम है। मुझे लगता है जो कुछ सीनियर एक्टर्स को
टेस्ट देने में उनको लगता है कि ऐसा क्यों, कि हम इतना काम किए हैं। इसलिए लग रहा है क्योंकि आप एक डायरेक्टर है, आपने एक फिल्म बना रहे हैं, आपकी हो सकता है पहली फिल्म है, आपका जो पिक्चर का हीरो है वो इतना बड़ा गधा एक्टर हो सकता है जिसको तो मतलब रिक्शा वाला भी बोलेगा कि यार ये क्या, ये तो खाली घूमता रहता है। उसके पीछे आप 6 महीना स्ट्रगल मारे हो ये फिल्म बनाने के लिए। तो आपके जो मेजर रोल जो लोग कर रहे हैं टोटल नॉन एक्टर्स लेके, क्यों? क्योंकि वो 200 करोड़ उसका बन रहा है या किसी का 50 करोड़ तुम्हारा डील मिल गया है, तो वहां तो टेस्ट नहीं हो रहा है। समझ गया। हाँ। लेकिन तुम एक मान लो कि अन्नू कपूर, इनका ऑडिशन भेज दो। हाँ। अब अन्नू कपूर का ऑडिशन करना है तुमको, लेकिन जो सपोर्टिंग रोल हो सकता है कर रहा है उसमें, लेकिन जो दूसरा है उसका आप वो तो सर कर रहे हो। वही चीज कास्टिंग डायरेक्टर के लिए कि वो एक कोई कल का लड़का होगा, इंस्टाग्राम चला रहा है, ये चला रहा है, उसको लीड असाइन कर दिए हो, लेकिन वो एक मान लो कि तुम बोलोगे कि अरे ये सीनियर एक्टर है, इनका एक टेस्ट भेज दो ये रोल के लिए। मुझे ऐसा लगता है ये एक रीजन हो सकता है, ये रीजन हो सकता है कि भाई मैं, अगर कोई बोल रहा है कि भाई 40 साल से मैं काम कर रहा हूं, कोई उतना बड़ा सीनियर एक्टर है, मान लो कि कोई भी, जैसा मैंने रैंडम नाम लिया अन्नू कपूर जी का, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनको कोई मान लो, बिल्कुल, तो उसको तो लगेगा ना कि भाई मैं 40 साल से काम कर रहा हूँ, ठीक है, तुम टेस्ट करना, तो तुम्हारे जो 3-4 जो लीडिंग रोल लिए थे, जो गुड फॉर नथिंग है, जो रील बना के कोई आया था तो उसको हीरोइन बना लिए हो, उसका तो टेस्ट नहीं किए। मेरा टेस्ट करके तुम चेक करोगे तो यहाँ पे दिख क्या रहा है? यहां दिख रहा है कि यू जस्ट वांट टू शो द पावर प्ले, क्योंकि यू हैव दैट पावर, तो आप दिखा रहे हो, तुम दिखा रहे हो। मुझे ऐसा लगता है इस कारण हो सकता है, क्योंकि उधर अब जैसे आपने टेस्ट की बात बताई ना, वहां टॉम क्रूज भी टेस्ट कर रहा है, तो उसमें 3 सीन वाले रोल का भी लोग टेस्ट हो रहा है। बिल्कुल। वो क्योंकि एक्टिंग टेस्ट नहीं हो रहा है। फिल्म में आप कहाँ फिट हो रहे हैं। तो आपने आपके लीडिंग रोल के लिए हीरो हीरोइन और जो उसके साथ जो 2-3 और पैरेलल रोल है उनके टेस्ट किए थे। सही आप बिल्कुल, मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। नहीं then the purpose of trust is intention is गड़बड़। ट्रू मतलब कहने का मतलब यह है कि कोई भी एक मान लो कि मैं काम कर रहा हूं और मेरे हिसाब का कोई एक बंदा काम कर रहा है और दोनों उसमें है रोल में, क्योंकि उसका पिक्चर हो सकता है वो पिछला वाला पिक्चर उसका 50 करोड़ धंधा कर लिया, वो लीड में था, उसको कास्ट करके आपकी पिक्चर बनी प्रोजेक्ट और उस पर एक रोल है, उसके साथ वाला रोल, वो मेरे को आप फोन करोगे कि भाई थोड़ा ऑडिशन दे दोगे, तो यहाँ ऑडिशन किस वजह से ले रहे हो? पर्पस इंटेंशन गड़बड़ हो गया ना। मुझे लगता है अगर सीनियर एक्टर्स जो कुछ लोगों का ऐसा मैंने भी देखा है, इस रीजन से होगा। आप अगर यूनिवर्सली पूरी फिल्म में ही ये सब चीजें करते, ऑडिशन सबका हो रहा है, तो पर्पस ही समझ में आता कि भाई ये एक्टिंग देखने के लिए नहीं हो रहा है। ट्रू आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और यही रीजन है। मैंने एक बहुत अच्छे हमारी वॉइस, जहां आपको बॉक्स ऑफिस दिख गया तो वहां पे तो टेस्ट पे सब छूट गया। हमारी वॉइसिंग फ्रेटर्निटी से एक है निनाद कामत है, बहुत कमाल के एक्टर भी, वो वॉइसिंग के वो अमिताभ बच्चन साहब जी उन्होंने भी किस्से बताए ऑडिशन के कि 3-3 4-4 बार बुला के ऑडिशन करवा के इम्प्रोवाइजेशन करवा के, और वो इम्प्रोवाइजेशन उन्होंने कुछ तो किया और पता लगा कि उनको कास्ट नहीं किया, पर वो जो इम्प्रोवाइजेशन उन्होंने किया था वो दूसरे कैरेक्टर को देके उसको कास्ट कर लिया। नहीं बट देखो वो तो मैं इसके बारे में तो पता नहीं, तो मैं कोई इसमें कमेंट ही नहीं कर सकता कि क्या रीजन रहा होगा क्या नहीं रहा होगा। मैं ये भी जो आपको बताया ये टेस्ट के बारे में, मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ, शायद इस वजह से सीनियर एक्टर्स को अगर किसी को ऑडिशन देने में प्रॉब्लम है। इट साउंड्स वेरी जेन्युइन, मतलब एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात लग रही है, जो मुझे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि वहां पे लेवल प्लेइंग फील्ड है ही नहीं। हाँ, किसी के लिए तो आप रेड कारपेट है कि आप आ जाइए,
और किसी के लिए एकदम हर जगह हर्डल्स नहीं, पहले ये पार करो, पहले हाँ। ये पार करो, पहले ये पार हाँ करो। और फिर भी हमारा मन होगा तो हम तुम्हें कास्ट कास्ट करेंगे। करेंगे। अगर ये सब करवा के हमें कोई 3 मिलियन वाला मिल गया तो हम पहले 3 मिलियन वाले को ले लेंगे। हाँ मेहनत हम तुमसे करवाएंगे। हाँ। तो इस मुझे मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ। जी जी जी। बाकी मैं तो वहाँ पे भी टेस्ट देता हूँ। मेरे को टेस्ट नहीं, कोई प्रॉब्लम। हाँ, मुझसे भी लोग पूछते हैं कि आपसे ऑडिशन आज भी देते हैं। मैं कहा भाई मेरा एक्टिंग करियर 5 साल पुराना है, घंटे का किसी को पता नहीं कि मैं एक्टर हूँ। नहीं, मैं 60 साल की उम्र में जब रहूंगा तब भी मुझे कोई पूछेगा ऑडिशन दे दो, मैं दे दूंगा यार, क्या दिक्कत है भाई। आज कहीं कोई नौकरी कर रहा है अगर भाई, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट लेके आ रहा है, हाँ। मैं पढ़ता हूँ, मैं फिर मेरा कैरेक्टर समझता हूँ उससे, उसके बाद पसंद आया तभी करता हूँ ना। ट्रू ट्रू। तो आपका पूरा हक है हक टेस्ट बिल्कुल करने का, इसका आज लॉन्ग आज ये जो आपने कहा है इंटेंशन सही हो, इंटेंशन सही हो, हाँ। कि आप सच में ये देखना चाह रहे हो कि वो मैं उस कैरेक्टर में कितना क्लोज हूँ। Yes. लेकिन अगर आप सच में ये देखना चाह रहे हो तो आपकी चाहे वो 50 करोड़ की पिक्चर है, 5 करोड़ की पिक्चर है, आप हीरो से लेके वन सीन एक्टर सबका देखना तो चाहोगे ना। बिल्कुल। अब सबका तो देखना नहीं चाह रहे हो, तो फिर इंटेंशन फिर प्रॉब्लम है। दिक्कत होती है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी सीनियर एक्टर ऐसे मैं मुझे भी ध्यान नहीं है, बट मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, हाँ जी। देखा हुआ है कोई ऐसा कुछ कि कोई बोल रहा है सीनियर एक्टर की देखो यार, मतलब 30 साल से काम कर रहा हूँ, 35 साल से काम कर रहा हूँ, इतने 200 फिल्में कर लिए, ऑडिशन के लिए बुला रहे हैं, ऐसा मैंने कुछ तो देखा है किसका। और दूसरा ये भी होता है कि इन सब रीलों वीलों में पूरा कॉन्टेक्स्ट कट जाता है, कई बार वो छोटा सा ही पार्ट निकल के आता है, कॉन्टेक्स्ट पूरा यही होगा आई एम श्योर। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि स्पेकुलेटिंग इट अगेन कि शायद इस वजह से उनको भी बुरा नहीं लगेगा देने के लिए, अगर उनको पता चलेगा कि भाई ये पूरी फिल्म में मतलब एक सीन के एक्टर से शुरू करके हीरो तक, हीरोइन तक, सारे मेन रोल, सपोर्टिंग रोल, सारे लोगों का 6 लोगों का टेस्ट करके क्लोज जो एक्टर फिट हो रहा है उनका सिलेक्शन हुआ है, और यही प्रोसेस है। तो मुझे नहीं लगता है कि उन सीनियर एक्टर को कोई दिक्कत होगा। मेरा इसी ऑडिशन को लेकर मेरे एक किस्सा याद आता है। सीमा भार्गव पावा जी हैं जी, अरे कमाल किया। मेरे तो अच्छे जानकार हैं, मनोज जी। अच्छा, मनोज पावा जी को भी जानता हूं मैं उस फिल्म का नाम भूल गया, रजत कपूर साहब डायरेक्ट करने वाले थे उस फिल्म को, और शायद उन्होंने ही कहा कि सीमा जी कोई ऐसा एक्टर बताइए इस कैरेक्टर के लिए। तो उन्होंने कहा मैं ऑडिशन करती हूँ। बोले नहीं मैं आपको देख ही नहीं रहा हूँ इस रोल में। उन्होंने रेकमेंड किए कुछ, फिर उनसे नहीं रहा गया तो उन्होंने एक ऑडिशन बना के भेज दिया, और वो उन्होंने देखा तो वो स्तब्ध रह गए। बोले अरे मैं कैसे नहीं देख पा रहा था। ऐसे ही आपको एक और किस्सा, ये तो मैंने इनके साथ काम किया, हर्ष छाया जी हैं एक एक्टर, अनदेखी करके एक सीरीज थी सोनी लिव पर, उसके 3rd सीजन में मैं भी था, तो उनसे काफी बात होती थी। तो पता चला कि वो जो पापा जी का कैरेक्टर जो आइकॉनिक कैरेक्टर बन चुका है उसके लिए कभी उनको कंसिडर ही नहीं किया गया था। मतलब और उन्होंने गुस्से में, जिद में, अरे तुम लोग नहीं कर रहे हो मैं खुद बना के, उन्होंने गुस्से और जिद में ऑडिशन बना के भेज दिया। और जब वो ऑडिशन देखा लोगों ने तो उन्होंने कहा भगवान कि क्या हो रहा है, ये तो कमाल है। तो ऑडिशन का नहीं अगेन वही मैं आपको बताता हूँ, एक दूसरा प्रॉब्लम भी यहाँ पे यह है। अब जैसे मैं टेस्ट वहां करता हूँ हॉलीवुड टेस्ट में, मतलब आप सोच ही नहीं सकते, एक ही कास्टिंग एजेंसी से मेरा एजेंट जब मेरा टेस्ट बुक करता है, ये वाला टेस्ट, और मान लो वहाँ टेस्ट इसलिए बहुत कम होते हैं ना क्योंकि सिलेक्टेड टेस्ट होते हैं और कम लोगों का होता है। ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि दिल्ली भर के टेस्ट हो रहे हैं, बहुत मतलब मैक्सिमम एक रोल के लिए 200 सबमिशन आया है तो उनमें से निकालेंगे 10 सबमिशन क्लोजेस्ट, और उन्हीं के एजेंट को बोलेंगे कि टेस्ट भेजो। तो हम पूरे महीने में 2 या 3 टेस्ट आपका अगर आपने किया है तो इट इज गुड, इट वाज अ गुड मंथ, यू नो। तो मेरे एजेंट बुक करते हैं मेरा टेस्ट, एक ही कास्टिंग एजेंसी में एक बुक जो रूल हुआ है, दूसरी अगले ही महीने में दूसरा जो टेस्ट, उसका जमीन आसमान फर्क है उस रोल में। तो यहां ये चीज थोड़ी कम है। जनरली मेरे को जब कॉल आती है कोई फिल्म की ऑफर, रोल की ऑफर, इसीलिए मैं बोला ना 10 आती है तो उसमें से 2 ऐसी आती है अरे मैं इस तरह का नहीं किया, अलग सोचा है। बट 8 जो है ना, मैंने अगर 20, 25, 30, 40 जो फिल्में की है, जो भी है 40 एक फिल्म मैंने किया हो गया, उसी 40 के कैरेक्टर के आसपास से कोई रोल 10 में से 8 ऑफर आती है।
क्यों? क्योंकि वो मेरा काम देख के उसी से विजुअलाइज कर रहा है, इमेजिनेटिव नहीं हो रहा है। तो हॉलीवुड में ये कास्टिंग डायरेक्टर्स की भी प्रॉब्लम है, यहाँ डायरेक्टर्स की भी प्रॉब्लम है और प्रोड्यूसर्स की भी प्रॉब्लम है। हॉलीवुड में लोग इमेजिनेटिव कास्टिंग कर रहे हैं, यहाँ हाँ। पर रेफरेंस बेस्ड कास्टिंग, रेफरेंस बेस्ड कास्टिंग कर रहे हैं। ट्रू ट्रू। क्योंकि देखो, ये एक इकलौता आर्ट फॉर्म है एक्टिंग जो जिसमें मेरा आर्ट दूसरे पे डिपेंडेंट है। हाँ। आप समझ रहे हैं? मतलब हर लेवल पे हर कि level। मुझे कोई डायरेक्टर इमेजिन करे एक अलग रोल में कुछ अलग, ताकि मैं मेहनत करके वो अलग एक कमाल का किरदार क्रिएट करूं। लेकिन दूसरे को पहले सोचना पड़ेगा। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, अगर कोई कास्टिंग डायरेक्टर है वो मुझे कुछ अलग ही इमेजिन करे, नहीं ये रोल ना इनसे ट्राई करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अगेन दूसरे पे डिपेंडेंट। उसके बाद ये दोनों इमेजिन करके मुझे कास्ट कर लिए रोल में, उसके बाद भी हर सीन में मेरा परफॉर्मेंस मेरे को एक्टर के डिपेंडेंट है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। ट्रू। अगर मेरा को एक्टर मेरे को अच्छा नहीं कर रहा है सीन में मेरे साथ, कितना कर लो आप। तो मैं कितना भी कर लूं तो वो बनना नहीं है। तो ये एक विडंबना है एक अभिनेता के जीवन में कि एक हमारी जो आर्ट फॉर्म है वो मैंने स्टार्ट टू एंड इट डिपेंड्स ऑन अदर्स। It depends on us. And sadly it also depends on so much on perception. एब्सोल्युटली। मैं आया तो जब नया आया आज 6 साल पहले, थैंकफुली पहला काम मिल गया। मुकेश भाई ने देखा, उन्होंने कहा इसमें कास्ट करने, फैमिली मैन में, और ऑडिशन लिया और हो गया। लेकिन चैलेंजेस थे मेरे लिए, अभिनय नया था। तो इसलिए मैं कई लोगों को ये भी कहता हूँ किसी भी आर्ट फॉर्म में थोड़ा ट्रेनिंग करके जाओ। मैं नया था तो ऑब्वियसली वो परसेप्शन बनने लगा, यार थोड़ा सा इसको वॉइस एक्टिंग और एक्टिंग है, फर्क है, काफी फर्क है, बहुत फर्क है। तो फिर मैंने मेथड और अब क्या है, हमारी डबिंग भी हम सीख के आए थे। हाँ तो अलग है ना भाई, वो एक अलग फील। तो अब शुरू में परसेप्शन हो गया वॉइस एक्टर है, लेकिन यार वॉइस एक्टिंग करता है, ये एक्टिंग नहीं है। मैं जबकि उसके तुरंत बाद ही मेथड, फिर माइजनर, सौरभ के साथ बहुत धीरे 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 किसी ने ब्रेक किया, और वो अगेन ब्रेक किया मुकेश चावड़ा ने। हाँ, लेकिन दूसरे पे डिपेंडेंट है ना अगेन दूसरे वही, लेकिन वो परसेप्शन बन गया। वो परसेप्शन 10 में से 9 लोगों का वो तब टूटेगा जब कोई नया काम, अब वो जो नया काम आया, वो नया काम आने के लिए भी कोई डायरेक्टर या कोई कास्टिंग डायरेक्टर या कोई प्रोड्यूसर या कोई राइटर इमेजिनेटिवली मुझे कुछ अलग सोचे कि भाई मैं ये रोल ये करेगा। किसी ने इमेजिन करना, बिलीव करना सोचा किसी ने, हाँ, लेकिन वो आने के बाद किसी ने देखा ही, हाँ, क्योंकि वो डब्बे में चली गई। तो अगेन इतने सारे फैक्टर्स हैं जो एक अभिनेता की जिंदगी को शेप करते हैं। हाँ, आपके हाथ में सिर्फ एक ही चीज है। कोई पेंटर है वो खुद अपना बस पेंट करेगा, हाँ, अपना क्रिएट किया है। कोई राइटर है खुद लिखेगा, किसके ऊपर डिपेंड नहीं है। सिंगर है प्रैक्टिस करेगा, खुद गाएगा। एक्टर मैं ये नहीं बोल सकता कि अभी मैं अगला एक ये ऐसा रोल करूंगा, कहाँ करूंगा। वो रोल कोई लिखना चाहिए और मुझे वो डायरेक्टर इमेजिन करके वो रोल मुझे देना चाहिए, या कोई कास्टिंग डायरेक्टर वो इमेजिन करके मुझे बुलाना चाहिए। तो मेरा आर्ट तो क्रिएट करने के लिए मैं हमेशा डिपेंडेंट हूँ ना, हम लोग। तो इट इज ये विडंबना है एक अभिनेता का। और ये सभी वो लोग जो नए आना चाहते हैं वो उस विडंबना को समझ लें, हाँ, और कि इसके साथ जीना जरूरी है। हाँ, और इसीलिए मैं मतलब पिछला मेरे जितने भी मेरे 17 साल में जो काम किया हुआ है, मैं शुक्रगुजार हूँ उन सब लोगों का, चाहे वो कोई कास्टिंग डायरेक्टर है, कोई डायरेक्टर है, कोई प्रोड्यूसर है, कोई राइटर है। उन्होंने कुछ इमेजिन किया और मुझे बिलीव करके दिया, तभी मैं वो मेरा आर्ट क्रिएट कर पाया। हम लोग हॉलीवुड से काफ़ी बातें कर रहे हैं जी। मुझे एक और चीज़ समझनी है जो कि मैंने यहाँ देखी है, थोड़ा स्टार्स को लेकर एक अलग ट्रीटमेंट है, बीच वाले जो है उनका अलग ट्रीटमेंट है, छोटे वालों का अलग ट्रीटमेंट है। वहाँ माहौल कैसा होता है सेट पर? नहीं, वहाँ देखो हम इसको इंडस्ट्री बोल रहे हैं, लेकिन इट इज आवर इंडस्ट्री वर्क्स लाइक ट्रेडिशनली, इट इज नॉट वर्क लाइक ए कॉर्पोरेट इंडस्ट्री टाइप। मतलब वहाँ इट इज लाइक अ प्रॉपर, इट वर्क्स लाइक अ कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, राइट, कॉर्पोरेट। तो एवरीथिंग इज रूल बेस्ड। ओके। एंड दूसरा यूनियन बहुत स्ट्रांग है, और
वो यूनियन के लॉ है। अच्छा, मतलब यहाँ पे जैसे कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं, हाँ, आप वहाँ पे कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवा सकते, ओके, और कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएंगे तो भी वो वैलिड नहीं है, वैलिड नहीं है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। जैसा स्टैंडर्ड बना है जो वही। स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट ये सैग आफ्ट्रा यूनियन है, सैग बोले स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड, आफ्टर अमेरिकन फेडरेशन फॉर रेडियो एंड टेलीविजन आर्टिस्ट, इट्स अ वन यूनियन, सैग आफ्ट्रा। उसकी स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट पड़े, वही होने चाहिए, नहीं तो नहीं वही ही है। वही है। अच्छा, आप कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे दैट इज नॉल एंड वॉइड। okay. तो एवरी 3 years द एक्टर्स गिल्ड एंड द प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका कल पूरे लॉ फार्म बैठ के एवरी 3 year टर्म्स कंडीशन क्या चीज क्या क्या होगा सब रीनेगोशिएट होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन होता है, सब चीजें हो रही है ना। एवरी 3 years they sit for months, renegotiate everything, then sign, both the union sign जो agreed terms and condition, फिर अगला 3 साल तक वही फॉलो होता है। तो आप कुछ भी अपने हिसाब से नहीं कर सकते। आपके लिए सरप्राइज होगा, हमारे देश में तो हम बॉन्डेड लेबर टाइप काम करते हैं ना एक्टर्स, कि आप आए पर डे आपको, मतलब व्हाटएवर, पर फिल्म पर डे या पर वीक, व्हाटएवर आपने साइन किया, आप पैसा लिए चले गए। नहीं तो आप अगर बहुत बड़े स्टार है तो आप बोलेंगे 90% मेरा ही सब है। मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस चल रहा है। यहाँ फेयर पैरिटी कुछ थोड़ी हो रहा है। आप सोचिए, सैग आफ्ट्रा प्रोटेक्ट्स योर एवरी राइट्स देयर। आपको पता है वहां रेजिडुअल मिलेगा आपको, एक्टर्स को रेजिडुअल मिलता है, मतलब रॉयल्टी आप समझ लो, फॉर लाइफ। मतलब कभी भी उस फिल्म हो, सीरीज हो, कुछ भी आपने जो काम किया है उससे 20 साल के बाद भी अगर प्रोडक्शन कुछ कमा रहा है, उसका कुछ आपको भी मिल रहा है। तो यहां तो वही वाली बात चल रहा है ना, कि जिसका पावर है उसके हिसाब से सब चलेगा। आपका पावर नहीं है, जिसका जितना पावर है उस हिसाब से चल रहा है प्रोग्राम। वहां वो नहीं है, रॉयल्टी मिलती है। एवरी एक्टर, वेदर अ वन डे जॉब एक्टर और लीड एक्टर, उसका उस हिसाब से आपके जो कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रोपोर्शन जितना, वो सब यूनियन का सब लॉ है, उस हिसाब से वो आपको कुछ नहीं करना है। ईयर एंड में ऑटोमेटिक आपका यूनियन के नंबर, जो अकाउंट आपकी जो मेंबरशिप नंबर है, उसके में यूनियन में जमा हो जाता है। यूनियन आपको देता है पैसा, वो आपको प्रोडक्शन के पीछे नहीं जाना है। हर एक्टर जो काम कर रहा है उसका पेंशन फंड में प्रोड्यूसर को पैसा डालना होता है, उसका हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ फंड में पैसा डालना होता है। हेल्थ फंड फॉर द पीरियड ऑफ द फिल्म या फॉर कि इतना डाल दिया? बेसिकली क्या है, अराउंड 16.5% ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट मनी नॉट डिडक्टेड बाय यू ऑन द टॉप ऑफ इट। मतलब व्हाटएवर योर कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड, तो 16.5 रुपए यूनियन में डिपॉजिट करना पड़ता है ऑन द टॉप ऑफ दैट टू द प्रोड्यूसर। वो 16.5 में कुछ पार्ट है हेल्थ का और बाकी पार्ट है पेंशन का। वो फंड यूनियन में पड़ा है, तो यूनियन कवर्स द हेल्थ एंड पेंशन, सेपरेटली नहीं खरीद रहे हो। समझ गए आप? आपका खाली काम है, आपका उतना परसेंट पैसा आप ऑन द टॉप यू सबमिट दैट टू द यूनियन। वर्किंग आवर फिक्स है। फिर जो आप पूछ रहे थे कि कोई स्टार है, कोई छोटा एक्टर है, जो वो कर इसलिए नहीं सकते क्योंकि वो सबका चीजें सब कॉन्स्टिट्यूशन है यूनियन का। प्राइमरी एक्टर का कैसा क्या रहेगा उतना ही रहेगा। तो आप प्राइमरी एक्टर हो, उसमें जो मेन 4-5 प्राइमरी, सपोर्टिंग, फीचर्ड का, सबका अलग अलग किसका क्या है, तो सबको इक्वल वही मिलेगा। मतलब इवन पैसा तो ऑफ कोर्स मिनिमम डिसाइडेड है, यू कैन नॉट ऑफर एनीबॉडी बिलो दैट, बट मैक्सिमम तो आप जितना बड़ा स्टार हो उतना मांगो, राइट? दैट तो यू कैन नॉट डिनाई। दैट इज भाई, कोई बड़ा स्टार है बोले इतने में लेता हूँ, वो दैट इज फाइन, वो तो ठीक है। बट मिनिमम डिसाइडेड, वर्क आवर डिसाइडेड, ऑल लाइक इट्स ऑल
follows. और हाँ, मैं ये पूछने वर्क आवर्स जैसे हो तो फॉलो होता है प्रॉपर? होना ही पड़ेगा, सब कुछ ऑनलाइन है. अच्छा. हाँ, अभी यूनियन का ऐप है, आप कभी भी जाओ तो आप मैंने लाइव आपका अगर आपने मान लो 50 काम किया है, मैंने तो नहीं किया है, मैं तो आप कह सकते हो कि कोशिश ही कर रहा हूँ अभी वहाँ पे, मतलब ठीक है वहाँ तक काम कर रहा हूँ, जो भी है वो धीरे धीरे कर रहा हूँ. बट आप मान लो किसी ने 50 काम किया हुआ है, तो कभी भी वो ऐप में जाके ओपन करके रेजिडुअल चेक करेगा तो लाइव उसका 3 महीने में क्या कहाँ से क्या बन रहा है सब दिखेगा, सब ऑनलाइन है. ऐप है यूनियन का, 24 आवर हेल्पलाइन है, और वहाँ का वीकली चेक आती है जो सैलरीज जो है व्हाटएवर. तो आपका फ्राइडे चेक एजेंट के पास पहुंचा नहीं तो एजेंट आपका सब मेंबरशिप है ना, अगर कंप्लेंट डाला तो मंडे पे यूनियन एक्टर कोई भी उस प्रोडक्शन कंपनी का ज्वाइन नहीं करेगा शूटिंग पे. ऐसा होता है, नो वर्क नोटिस आती है. वाह. कि मान लो आप वार्नर ब्रदर की कोई फिल्म कर रहे हो, व्हाटएवर, वो एक तो डिस्प्यूट इस तरह का होता ही नहीं है. फ्राइडे आपका चेक इशू होके आपके एजेंट के जाना है तो चला ही जाता है, क्योंकि वो सब कंपनी करते हैं ना. तो कंपनी में पूरे कंपनी अपना जैसे कॉर्पोरेट कैसे होता है वैसे इशू होती है. मैंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ. फ्राइडे आपका एजेंट ने आपका नंबर के साथ कंप्लेंट डाला यूनियन में कि भाई ये वीक का ये चेक नहीं आया, ये वार्नर ब्रदर की फिल्म है, मेरा ये एक्टर ये फिल्म कर रहा है. तो ऑल द यूनियन मेंबर को ईमेल में आता है डू नॉट वर्क नोटिस फॉर वार्नर. सो वार्नर का मान लो 15 फिल्में शूट हो रहा है और अलग अलग देश में शूट हो रहा है. चाहे उस फिल्म में टॉम क्रूज भी कास्ट है तो मंडे टॉम क्रूज नहीं काम कर सकता सेट पे, बिकॉज यूनियन बहुत स्ट्रिक्ट है कि आप अगर ये ब्रेक करके शूटिंग पे गए तो लाइफ बैन करता है, लाइफ बैन. सो वंस यू बिकम लाइफ बैन फ्रॉम द यूनियन यू कैनॉट वर्क इन एनी यूनियन फिल्म. फिर तो भाई अभी तो बहुत सारी बात हो गई, हम डोमेस्टिक से निकल के बाहर भी पहुंचे, विदेश भी आ गए, पर हम उड़िया सिनेमा पे नहीं जा पाए. रीजनल कंटेंट जो है और स्पेसिफिकली आपकी भाषा में जो कंटेंट है उसको कहाँ देखते हैं अभी, और उसके लिए क्या कुछ ऐसा है जो आपने सोचा है, कुछ करना चाह रहे हैं? देखिए बहुत ज़्यादा अभी कोई प्लेटफॉर्म में ऐसा जो नेशनल प्लेटफॉर्म हो वहाँ पे तो अभी तक इतना पेनिट्रेशन हुआ नहीं है उड़िया सिनेमा का. मतलब जो भी प्लेटफॉर्म्स है वो फिर वहाँ का रीजनल उड़िया OTT प्लेटफॉर्म्स है जिसमें उड़िया फिल्में है. बट पिछले 1 साल सवा साल मतलब पिछले 2-3-4 साल से थोड़ा उड़िया सिनेमा भी काफ़ी मतलब रिवाइव हो रहा है. जैसे मेरी एक फिल्म आप शायद देखे हैं कि नहीं देखे पता नहीं मुझे, वो शायद अभी अमेज़ॉन में है, किसमें पहले मूवी में थी, फिर MX में था, अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं किसी में है, आप ढूंढेंगे तो शायद मिल जाएगा. फिल्म का नाम है कालीरो अतीतो. कालीरो मीन्स कल का, अतिथि मीन्स अतीतो मीन्स अतीत. अच्छा अतीत, यस्टरडेज पास्ट. अच्छा ओके. तो ये जो फिल्म है ये ऑलमोस्ट आप कह लीजिए कि मतलब 85 मिनट्स के आसपास की फीचर फिल्म है. ये 2 साल पहले ये मतलब नेशनल अवार्ड बेस्ट फिल्म लिया था उड़ीसा का, और स्टेट अवार्ड भी इस फिल्म को मैं बेस्ट एक्टर लिया, फिर बेस्ट फिल्म बेस्ट डायरेक्टर सब मिला था इसको. ये अच्छी फिल्म है. बट वो फिल्म आई, फिर अभी कुछ 1-2 फिल्में और आई. एक हमारी मैं नाम भूल रहा हूँ, अभी एक और बड़ी फिल्म पूरी इंडिया में उसका इतना तारीफ हुआ कि फिर उन्होंने हिंदी में डब करके उसको रिलीज़ किया था अभी तो इसी साल शुरुआत में, या नहीं इस साल नहीं, लास्ट ईयर आई थी एंड में. तो अभी थोड़े से उड़िया फिल्में अच्छी फिल्में बनना शुरू हुआ है और वो थोड़ा सा पैन इंडिया अपील भी शुरू हुआ है. तो
हाँ मतलब आई एम होपफुल कि ये जो इसका जो ये जो पकड़ा है स्पीड और जो अच्छी चीजें बाहर आ रही है ये और होगी। और ऑफ कोर्स मतलब मैं तो उड़ीसा से हूँ तो मैं मतलब आई वुड लव टू एक्सप्लोर मोर। और खाली ओडिया क्यों, मतलब मैंने जैसे मैंने आपको बोला मैंने एक फ्रेंच, अच्छा मैं कलकत्ता में था तो मुझे बंगाली फ्लुएंट आती है क्योंकि 3-4 साल रह के मैं सीख गया हॉस्टल में। तो आई डिड दिस फ्रेंच फिल्म विथ दिस एक्टर डायरेक्टर, मतलब ये फिल्म का डायरेक्टर वो नहीं थे, इसमें खाली एक्टर थे, बट ही हिमसेल्फ इज द एक्टर डायरेक्टर एडिटर एंड ऑल। आई डोंट नो वेदर यू नो मैन बाइट्स डॉग, पता है आपको? द फर्स्ट मॉक्यूमेंट्री फिल्म इन द वर्ल्ड। अच्छा। मतलब इट्स मतलब कल्ट क्लासिक फिल्म। उसके डायरेक्टर एक्टर खुद थे बेनुआ पुलबुल, वेरी फेमस एक्टर ऑफ फ्रांस। वो मेरे को एक्टर थे। आई डिड दैट फ्रेंच फिल्म, आई प्लेड अ बंगाली, तो क्योंकि मुझे बंगाली आती है। मैंने अभी 2-3 साल पहले एक Amazon ओरिजिनल है कन्नड़ा फिल्म किया। अच्छा। तो मतलब बंगाली अभी तक नहीं किया लेकिन बंगाली रोल किया है फ्रेंच फिल्म में, दैट इज व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू। सो मैं तो खाली ओडिया क्यों, मतलब बंगाली भी करना चाहूंगा। और वो कन्नड़ा फिल्म मैंने जो किया वो भी बड़ा, आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अब मुझे कन्नड़ा आती नहीं है। अब मैं राइटर के साथ बैठ के समझ के मीनिंग, उसका टेक्सचर, कहाँ पॉज होना चाहिए, सब समझ के रट्टा मार के कैसे भी करके, मतलब रट्टा में परफेक्ट नहीं होगा ना, मतलब चेंज हो ही जाएगा। तो वो शूट किया। फिर जब डबिंग का टाइम में डायरेक्टर का और राइटर का फोन आया, भाई तुमको बिल्कुल नहीं आती है लेकिन 60-70% तुम थे। अरे वाह। तो डू यू लाइक टू डब इट बाय योरसेल्फ? मैंने बोला यार चैलेंजिंग है, और चैलेंजिंग मतलब एक्साइटिंग है, बट इन वन कंडीशन, डबिंग रूम पे मेरे साथ बैठोगे तुम राइटर, और एक एक लाइन बैठेंगे तुम्हारे साथ, सुनूंगा उसका कैसा क्या है समझ के, फिर मैं कोशिश करूंगा, और तुम जब तक ओके नहीं करोगे एक एक दिन करके करेंगे, समय लगेगा मुझे। इट्स कॉल्ड फ्रेंच बिरयानी, कनाडा फिल्म है। ओके। आई डब द फिल्म इन माय कैरेक्टर, आई डब माई सेल्फ विदाउट नोइंग कनाडा एट ऑल। तो हाँ मतलब खाली ओडिया नहीं, मैं तो चाहूंगा कि मतलब रीजनल स्पेस में इंटरेस्टिंग चीजें हैं तो बिल्कुल एक्सप्लोर करूंगा। वाह वाह, नाइस। तो अब भविष्य कैसा दिख रहा है यहाँ और बाहर दोनों का? क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं जो हम वी शुड लुक फॉरवर्ड टू? है मतलब एक फिल्म है आएगी अभी, मतलब सी आजकल आपको पता है ना कैसा कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि आपको जब तक बोले कुछ बोल नहीं सकता। एक फिल्म है, 2 सीरीज है। ठीक है। ये हो गया यहाँ हिंदुस्तान, ये यहाँ के जो अगले साल स्लोली अर्ली नेक्स्ट ईयर आना शुरू होगा। देन आई विल स्टार्ट शूटिंग अनदर वन नेक्स्ट मंथ। ओके। ये भी इंडिया में? हाँ। एंड देन 1-2 चीज़ें बड़ी वहाँ पे उसका टेस्ट वेस्ट की प्रोसेस चालू है। तो मतलब अब हो जाए तो बताना अच्छी बात है। I'm sure होगा ही होगा। तो चीज़ें अच्छा बढ़िया है, मतलब आई एम एंजॉयिंग इट यार। वो मुझे लगता है कि जितने भी लोग ये देख रहे हैं, सबसे बड़ी सीख जो ले सकते हैं वो है कि कैसे खुश रहना है ज़िंदगी में, वो आपसे सीखा जा सकता है। नहीं, क्योंकि देखिए मैं बीटेक किया, उसके बाद FTI गया, बीटेक के बाद नौकरी नहीं किया, FTI आके फिल्म करने आया मुंबई में। क्यों? दुनिया में कोई भी कुछ भी करता है, क्यों? आप अभी गोवा से आए थे ना, गोवा क्यों गए थे और क्यों आए? हम सब का एक ही मोटो है, वी आर चेजिंग इंटरनल हैप्पीनेस, राइट? तो आप जब ये स्टेबल जॉब नहीं करके ये करने ही आए थे क्योंकि इसमें आपको खुशी मिल रहा है, तो आपको पता है ये ऐसा है, बम्पी राइड्स, राइट? बट बम्पी राइड इज फन, नो? आप वो जो क्या बोलते हैं वो अम्यूजमेंट पार्क में वो जो सारे जाते हो,
हाँ अलग अलग टाइप का जो जाते हो, क्यों जाते हो? इट इज नॉट स्मूथ, इट इज अ बम्पी राइड, एंड बम्पी राइड इज फन, and it gives us happiness. That is the reason why we didn't choose a stable job, because we follow our happiness, and happiness always lies in bumpy rides. It is not smooth. And especially हमने क्योंकि चुना है। नहीं smooth is boring anyway, और हमें ये पता है कि हमें बोर लाइफ नहीं चाहिए, एक्साइटिंग लाइफ चाहिए, हैप्पी लाइफ चाहिए, और उसकी कीमत अनसर्टेनिटी है, वो हाँ पे करने के लिए तैयार है। नहीं, बट वो अनसर्टेन नहीं होगा तो उसमें मजा नहीं है, नहीं होगी। इट्स लाइक दैट। सो इसलिए मतलब जो भी चल रहा है, जैसा भी चल रहा है ना, मजा लो। और ऑफ कोर्स आपको मजा आता है इसलिए आप इसमें हो, तो ये आप पता है वो एक कहावत है कि नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे। हाँ मतलब वही वाली है। अब आप इसको देख सकते हैं कि ये कॉफी कप में आधा ये आधा खाली है। हाँ, मुझे तो ये आधा भरा दिख रहा है। मुझे तो कॉफी दिख रही है भरी हुई, मुझे आधा भरी हुई दिख रही है। तो कमाल की सब बातें होंगी। अब थोड़ी सी जल्दी वाली मजेदार बातें करते हैं। अच्छा तो मजेदार। हाँ आपके 59 सेकंड मतलब 60 सेकंड का आपके पास टाइमर है जवाब देने के लिए। मैं आपसे पूछूंगा सवाल, पहली बार मैं सवाल देख के आपसे पूछूंगा। ये तो मुझे ये वाला टाइप को मैं थोड़ा घबरा जाता हूँ। हाँ यही तो हम चाहते हैं। ये जो है ना, हाँ, ये हमको पैसे तभी देता जब हम ये सवाल पूछ लेते हैं तो पैसे। अच्छा एक्टिंग या थिएटर, पहला प्यार? दोनों, मतलब मैं थिएटर भी पसंद करता हूँ और सिनेमा भी पसंद करता हूँ। प्यार दो बार हो सकता है, दो लोगों से हो सकता है, दो चीजों नहीं, क्योंकि मुझे दोनों जगह पे अभिनय ही करना है ना। मेरे लिए तो काम सेम है। चलिए बहुत बढ़िया। एक रोल जो आपको लगता है कि आपको मिलना चाहिए था, नहीं मिला? मुझे मिलना चाहिए था। मतलब वो मुझे मिलना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं मतलब ट्राइंग टू बी सेल्फिश एंड टेलिंग दिस। आप वो अपना इंग्लोरियस बास्टर्ड में वो जो विलन का रोल है, अच्छा सोचो। वाह वाह वाह। उसके लिए हमने उसकी हिंदी डब हमने करी थी जब वो फिल्म आई थी। हाँ तो जो जनरल साहब थे। जी। हाँ अच्छा, तो वो आप वो करना चाहते हैं? मतलब नहीं, वो मतलब like मुझे करना तो मैं हर तरह के अलग अलग कैरेक्टर चाहता हूँ, बट वो मतलब देख के मैं हिल गया था कि मतलब यार the way it's written, the way it's shot, the way it's performance, oh my god। बॉलीवुड या हॉलीवुड ज्यादा चैलेंज है? एक मिनट, हिंदी सिनेमा या वेस्टर्न सिनेमा, क्या ज्यादा चैलेंजिंग है? दोनों चैलेंजिंग है, क्योंकि हाँ मतलब सबका अलग अलग मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंज, बट दोनों चैलेंजिंग है, बट वही मजा है, इसीलिए मैं सिनेमा में अभिनेता हूँ। यहाँ के चैलेंजेस हो सकता है क्राफ्ट के बियॉन्ड भी हो, वहाँ पे चैलेंजेस क्राफ्ट से ही जुड़े हुए होंगे। नहीं, वहाँ पे भी कई चीजें हैं जो क्राफ्ट के बियॉन्ड चैलेंज हो सकते हैं। ओके ठीक, अलग फॉर्म में, हाँ ट्रू, अंडरस्टैंड। बट challenge is good, of course, challenge is what gets you out of comfort zone. Yes, challenge is what makes you achieve your potential. Absolutely. सेट पर सबसे फनी को-स्टार आपके अलावा? मतलब मुझे तो आप बोलोगे तो दो लोग बहुत पसंद आए थे, फनी इन द सेंस, जॉनी लीवर सर, अच्छा, और रितेश देशमुख जी। अच्छा, कमाल के लोग हैं, मतलब फन टू वर्क। वंडरफुल। स्ट्रेस बस्टर क्या है? मैं दो चीज़ें, मेरा स्ट्रेस बस्टर है जब मैं घर पे हूँ, मैं अपने गिटार में थोड़ा सा म्यूज़िक कोशिश करता हूँ, बजाता हूँ, और दूसरा मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। अरे वाह। तो या तो खाना बनाता हूँ किचन में। तो एड्रेस आप दे के जाएंगे? आप आ जाइए कभी भी, मतलब आप और नील, आप दोनों आइए किसी दिन घर पे। ये प्लान रहेगा? नहीं पक्का डन। मैंने साइड में इसलिए रख दिया कि गिटार की आपने बात करी तो एक लाइन गुनगुनानी तो पड़ेगी। मतलब अब वो उसमें गुनगुनाएंगे तो फिर वो सब कॉपीराइट आ जाएगा दादा। ऐसा है कुछ? क्योंकि मेरा खुद का कंपोजिशन तो है नहीं कुछ मेरे हाथ में, सब कॉपीराइट, नहीं कॉपीराइट लग जाएगा, बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, कुछ भी गाएंगे ना वो कॉपीराइट का इशू आता है। वो एक कोई ऐसी आदत जिसको आप चाहते हो कि बदल दें? मैं एक्चुअली क्या बोलूं, नहीं यार, मतलब जैसा है ठीक, जैसा वैसा सब अच्छा चल रहा है ना, बदलना क्यों है? दिस इज द रेसिपी फॉर हैप्पीनेस। सी
True. हैप्पीनेस इज दिस ओनली, नो? जो चल रहा है ठीक है, हाँ। ऐसा कुछ गलत कर ही नहीं रहे जो बता हाँ। रहा है। वाह। चाइल्डहुड निकनेम? मेरे घर में मेरा निकनेम मुन्ना है। मुन्ना, अच्छा। तो FTI में छोटी बिजली और हाँ। घर पे मुन्ना। सबसे इंस्पायरिंग एक्टर जिनके साथ काम किया आपने? मतलब मतलब आपको लगेगा कि मैं पॉलिटिकली करेक्ट बोल रहा हूँ कि ऐसा है नहीं। अच्छा। आई एक्चुअली आई वाज लकी, या आई एम लकी। मैं पिछले 16-17 साल से जिन लोगों के साथ काम किया है ना, हो सकता है मतलब हो सकता है किसी का कोई फिल्म में काम किया और वो आज एक को एक्टर मुझे मजा नहीं आया, ये हो सकता है, दैट आई विल नॉट लाई। बट बड़े अच्छे लोगों के साथ काम किया है मैंने। सबने कुछ ना कुछ सिखाया है। हाँ हाँ। FTI का सबसे बड़ा लेसन क्या है? FTI का 3 साल, अच्छा, मैं लोगों को लगता है ना कोई फिल्म स्कूल में लोग जाते हैं जो, या कोई भी एक्टिंग स्कूल में क्या करने जाते हैं, आपको अगर मैं पूछूंगा तो आप जवाब जनरली लोगों को क्या जवाब देगा? एक्टिंग सीखने जाते हो। एक्टिंग सीखने, हालांकि मेरा जवाब अलग होता है। एक्टिंग स्कूल में FTI का जो सबसे बड़ा सीख ये है कि वहाँ एक्टिंग नहीं सिखा रहे थे, वहाँ एक्टिंग करना कैसे नहीं है वही 3 साल सीख रहे थे हम। क्या नहीं करना है? नहीं, एक्टिंग नहीं करना कैसे है। अच्छा, नहीं करना है, एक्टिंग कैसे नहीं करना है, जस्ट बी, वही ट्रेनिंग था 3 साल का। क्या बात है। अगर अभिनेता नहीं होते तो मैं कुक होता। यस, बिकॉज मुझे उतना ही मजा आता है खाना बनाने में। और ये जजमेंट देने हम लोग आ रहे हैं। हाँ, आप दोनों इनवाइटेड। हाँ, मैं प्योर नॉन वेजिटेरियन हूँ, ये प्योर वेजिटेरियन। दोनों मिलेगा, मैं दोनों बनाता हूँ। बिकॉज आपको एक दूसरी चीज बड़ी कमाल की बताता हूँ उड़ीसा के बारे में। जी। जनरली लोगों को आइडिया नहीं है, क्योंकि लोग सिर्फ नॉर्थ साउथ में ही फंस जाते हैं। हम हैं ईस्ट में, ईस्ट वालों के बारे में लोगों को ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, म्यूजिक में लोगों को 2 ही घराना पता है। हिंदुस्तान में 3 घराना है, हिंदुस्तानी म्यूजिक और कर्नाटकी म्यूजिक तो लोगों को पता है। ओडिसी वोकल बोल के एक टोटल फॉर्म है, वो ओडिशा का है। डांस में जैसे भारतनाट्यम और कथक है, ओडिसी एक फॉर्म है। जी, जी। वैसे ही हिंदुस्तान में लोगों को पता नहीं है कि अनएक्सप्लोर्ड, अननोन, अमेजिंग कुजीन, ओडिया कुजीन आप अगर एक्सप्लोर करना चालू करो, आप दादा हिल जाओगे। इतना कमाल। और कमाल की चीजें उड़ीसा की कुजीन में क्या है, नॉन वेजिटेरियन में भी जितने वैरायटी है, वेजिटेरियन में भी कमाल की वैरायटी है। मतलब वेजिटेरियन का मतलब नॉर्थ में जनरली 3 ही चीज बोलते हैं, मशरूम, पनीर, राजमा, राइट? लेकिन द काइंड ऑफ वैरायटी आप उड़ीसा में वेजिटेरियन फूड में भी आपको मिलेगा। तो ये जैसे कि मैंने आपको कहा उड़ीसा के बारे में लोगों को पता नहीं ये चीज कि फूड उड़ीसा का, और ये मैं उड़ीसा से हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, बिकॉज आई माई सेल्फ इज अ फूडी एंड आई लव कुकिंग। दैट इज द रीजन व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट लोगों को ये पता नहीं उड़ीसा की फूड कमाल का अमेजिंग फूड है। इसकी तस्दीक करने हम आ रहे हैं आपके घर। यस। आपकी लाइफ का एक मंत्र दैट यू लिव बाय? बी हैप्पी। वो तो दिख रहा है, मतलब वो आपके अंग अंग से, रोम रोम से झलक रहा है। बहुत कुछ सीखने का है आपसे, मैं वाकई बता रहा हूँ। मतलब हम सब एक दूसरे से सीखते ही हैं। सो अमेजिंग योर अप्रोच टू लाइफ एंड द वे यू थिंक अबाउट इट, इट्स वंडरफुल पर्सपेक्टिव। बहुत कुछ। आप किताब लिखिएगा कभी जीवन में। हाँ, बिल्कुल। प्लीज। आपकी कोई बात जो फैंस को आपके बारे में नहीं पता है, नहीं पता, शायद लोगों को नहीं पता होगा कि आई लव कुकिंग। हो सकता है। हाँ। आपका इंस्टेंट यस स्क्रिप्ट फैक्टर क्या है? मतलब मैं जब पहली बार कोई भी स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ तो मैं पढ़ता हूँ एज जैसे कि कोई हम किताब पढ़ते हैं ना, नॉवेल जैसा। कैसा होता है, किताब पढ़ने के बाद कमाल लगता है तो दोस्त को बोलते भाई ये किताब बढ़िया है, पढ़। अगर मुझे एक स्क्रिप्ट ऐसा लगा तो दैट इज द एक्स फैक्टर। ओके, दैट इज व्हाट द फर्स्ट इंस्टिंक्ट स्क्रिप्ट में रहता है मेरा। एक शब्द में अगर आपकी जर्नी को
डिस्क्राइब करना हो तो ये तो आप बताएंगे, क्योंकि वो वाला चीज आप देख रहे हैं, मैं देख नहीं पा रहा हूं, ट्रू। तो ये वाला चीज आप बताएंगे। अगर मैं आज से पहले बताता तो शायद वर्सेटाइल बोलता जी, पर मैं एक वर्ड नहीं यूज करूंगा, मैं एक फ्रेज यूज करूंगा। हाँ। आपसे मिलने के बाद पता नहीं लोग उसको कैसे लें, पर मुझे लगता है ये दिस इज द ट्रू एम्बॉडीमेंट ऑफ लिव लाइफ किंग साइज। अरे थैंक यू। किंग साइज से लोग वो गलत फहमी में पड़ जाते हैं कि वो नहीं, बहुत नहीं। पैसा नहीं। हाँ, मतलब उससे क्या होगा? यस, व्हेन आई एम हैप्पी। आपको अगर आपको उतना बड़ा में मजा आ रहा है तो आप वो करिए, जाइए वहां पहुंचिए, वो भी करिए। अगर आपको वैसा लग रहा है, हाँ, आपकी किंग की डेफिनेशन तो वैसा है तो आप करिए। दिस इज, मैंने आपको शुरू में बोला, मेरे को कम में मजा आता है। हाँ, और लिटरली मेरे को अभी 10 BHK का घर पेंट हाउस में डालोगे तो मैं 10 दिन में भाग जाएगा उधर से कि रहता अकेला हूँ। अब करूंगा क्या उतना बड़ा घर में? ऐसा लगेगा भाई वो 4 दिन से वो 4 घर में गया नहीं, कौन है उधर? राइट। बहुत बहुत कुछ सीखने वाला और बहुत तो कुछ वो है, इम्बाइब करने वाला है आपसे। सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी आप, मुझे पता है कि अगर मैं कभी भी लो फील करूंगा तो किसको फ़ोन करना है मुझे पता है। या जस्ट वन कॉल अवे, यस, कभी भी कॉल करिए। हमसे संवाद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पता नहीं कि आपने कितने कमाल की चीज़ें बताई हैं लोगों को, जो लोग सीख सकते हैं आपसे। तो अब देखिए, आप सवाल पूछे, आपने जो पूछा मेरे पास उसका जो भी जवाब था जी, मैं बताया। बाकी तो बाकी मतलब शुभकामनाएं सबको है। बिल्कुल। इसीलिए जो चीज़ दिल से निकलती है ना, वो दिल तक पहुंचती है और वो असर दिखाती है। तो इसीलिए कॉन्वर्सेशन मेरे लिए ख़ास है। हाँ, तो बहुत दिल से आपने बात करी जी, और बहुत कुछ सीखने को है आपसे। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे संवाद करने। अरे धन्यवाद आपको भी, मजा आया बात करके। मजा। नमस्कार। और धन्यवाद विभू को भी, हाँ राइट, कि उन्होंने इंसाइट दी हमें। विभू राइट। अब अगली बार क्योंकि बताओ यार विभू पुरी दादा, आपने तो मेरा छोटी बिजली का मतलब पूरा चीजें इनको बता दिया है? तो अब ये बदला लेंगे। जुबान अगर कट गई तो लहू पुकारे का बदला। अब आप हमें ऑफ, कभी कैमरा बंद कर रहे हैं, फिर उनके बारे में बताइए ताकि जब वो आए तो हम उन पे इस्तेमाल कर सकें। एब्सोल्युटली विभू भाई, वी लव यू। थैंक यू दादा, थैंक यू।